काय एक वीरान जगह पर होता है, तभी उस पर एक डेमन हमला कर देता है। काय हैरान और परेशान है, उसे नहीं लगता वो इस डेमन को हरा पाएगा। और वो बोला, कुछ वक्त पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग पे था, तो मैं यहाँ कैसे आया। कहानी की शुरुआत में काय नाम का लड़का गाड़ी से उतर के ग्रेवयार्ड का मुआयना करने जाता है। पीछे से आसुरा कहता है, चलना यार, बोर हो रहा है। तब साकी कहती है, वो 300 सेकंड नहीं आएगा, वो काम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। तब काय हमें बताता है, इस दुनिया में 5 टाइप की जाति थी। पहली डिमोनिक जाति जो मैजिक को कंट्रोल कर सकती थी, दूसरी सेलेस्टियल्स जो डेमी ह्यूमंस है, तीसरे स्पिरिट्स जो गोस्ट है, चौथे मिथिकल बीस्ट जैसे ड्रैगन्स, पांचवे इंसान। इन पांचों के बीच महायुद्ध हुआ। काय कहता है, हम उर्सा फेडरेशन से है, इस ग्रेवयार्ड में डीमंस कैद है, उन पर नजर रखना हमारी जिम्मेदारी है। काय मुआयना करके वापस आता है। तब आसुरा कहता है, काय बहुत सीरियस है। साकी कहती है, इसमें गलत क्या है, काय के वजह से हम यहाँ रिलैक्स बैठे हैं। आसुरा कहता है, काय क्या डीमंस पिछले 100 साल में उस ग्रेवयार्ड से बाहर आए हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ, इंसानियत के नाते मैं कहूंगा कि ऐसा कभी ना हो। आसुरा कहता है, इस दुनिया में और 4 ग्रेवयार्ड है, अगर वो लोग सीरियस ना हुए तो हमारा सीरियस होने के कोई मतलब नहीं बनता। काय कहता है, मुझे यकीन है बाकी लोग हार्ड वर्क कर रहे होंगे, अगर डेमोन्स आज़ाद हो गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सकी कहती है, इतने सीरियस मत हो काय, डीमंस का भी आज़ाद नहीं होंगे और इस दुनिया में हमेशा शांति रहेगी। मैं जानता हूं पर मैं बेपरवाह नहीं हो सकता। सीन शिफ्ट होता है, काय और आसुरा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी मशीन कहती है, मिथिकल बीस्ट मशीन को लो रैंक काय के लिए खतरनाक हो सकता है। काय उसकी बात को अनसुना करके ट्रेनिंग जारी रखता है। साकी को लगता है काय पर हमला होने वाला है, तभी वो ट्रेनिंग को रोक देती है और कहती है, सिस्टम ने तुम्हें वार्निंग दी थी, फिर भी तुम किसी की बात नहीं सुनते, किसी दिन तुम बहुत इंजर्ड हो जाओगे। अगर हम ट्रेनिंग में खुद को पुश नहीं करेंगे तो ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं। साकी बोलती है, अगर तुम वॉर के टाइम जन्मे होते तो तुम हिस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस होते। तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है मैं भी ह्यूमन हीरो सिड की तरह फेमस होता? तो फिर तो यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती, पर मैं कभी भी उसके जैसा नहीं लड़ सकता। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि ह्यूमन ने सच में 4 हीरोज को हराया है। हर एक रेस का अपना अपना एक हीरो था, जिसमें एक डीमन रेस का हीरो द डार्क इम्प्रेस वेनेसा थी, वाइल्ड रेस का हीरो द लॉर्ड ऑफ हेवन अल्फा था, स्पिरिट रेस की हीरो स्पिरिट सॉवरेन रीगन कोको थी, और लास्ट में फैंटम बीस्ट की हीरो द फैंग एम्परर थी। चाहे तुम जो मर्जी कह लो, पर प्रॉफेट ने उन चारों हीरोज को हराया है और उन्हें हराने के लिए उसने उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया है जो कि गॉड ने उसे दी थी, और उस गॉड का नाम असुरा है। हमें तो यह भी नहीं पता कि प्रॉफेट सिड एग्जिस्ट करता भी था या नहीं, क्योंकि बाकी सारे हीरोज की तो फोटोज हैं, पर प्रॉफेट सिड की हमारे पास कोई फोटो नहीं है। यह तो तुम सही कह रही हो, पर यह मानने में क्या जाता है कि ऐसा पर्सन एग्जिस्ट करता था। तब साकी आसुरा को होश में लाने के लिए कहती है और उन दोनों से जेनी के प्रमोशन पर देने वाले गिफ्ट के बारे में पूछती है। तब असुरा कहता है, मैं तो सोच रहा था कि हम उसे एक फूलों का गुलदस्ता दे देंगे। जेनी रॉयल कैपिटल में हेडक्वार्टर जा रही है। 17 साल की उम्र में वो हेडक्वार्टर पहुंच गई है, जिससे कि वो सबसे ज्यादा यंगेस्ट पर्सन बन चुकी है जो कि हेडक्वार्टर तक पहुंची है। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास पहले से ही बहुत सारे फूलों के गुलदस्ते होंगे, तो इसलिए उसके बैचमेट होने के नाते हम उसे ऐसा मामूली सा गिफ्ट नहीं दे सकते। तब काय को जेनी का मैसेज आता है जो कि उससे मिलने के लिए बुलाती है और साथ में साकी और आसुरा को इस बात को बताने से मना करती है, जिस वजह से साकी और आसुरा को इस बात को लेकर चिढ़ाने लगते हैं और उनसे बचने के लिए काय वहां से भाग जाता है। तब अगले दिन काय जेनी से मिलने चला जाता है और कहता है, तुम बड़ी जल्दी आ गई, मुझे तो लगा था मुझे 1 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह किसी लड़की को नहीं कहना चाहिए। और हाँ, अगले वीक में हेडक्वार्टर जा रही हूं, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द पंक्चुअल रहना सीखना होगा। पर मुझे यह बताओ, आज तो तुम्हारी ड्यूटी भी नहीं थी, तो आखिरकार तुम फुली इक्विप्ड होकर कहाँ जा रहे हो? मैं पहले ट्रेनिंग करने के लिए गया हुआ था, तो इसलिए मैं ऐसे ही यहाँ पर आ गया। मैंने तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए बुलाया है, क्योंकि अकेले तुम ऐसे पर्सन हो जो कि मेरी मदद कर सकता है। आखिरकार हम किस चीज़ की शॉपिंग करने आए हैं? मैं साकी और आसुरा को एक प्रेजेंट देना चाहती हूँ। तुम तीनों भी मुझे प्रेजेंट देने के बारे में प्लान बना रहे हो ना? तुम्हें यह नहीं पूछना चाहिए। मैं जाने से पहले तुम सभी को गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि शायद इसके बाद मैं उन लोगों से नहीं मिलूंगी। आखिर तुम यह क्या कह रही हो? तुम सिर्फ वहां पर 2 सालों के लिए जा रही हो और उसके बाद तुम यहां पर वापस आ जाओगी, तब तो तुम उनसे मिल सकती हो ना? जब तक मैं वापस आऊंगी तब तक वह दोनों डिस्चार्ज हो चुके होंगे और एक सिविलियन की लाइफ जी रहे होंगे। तो इसलिए एजेंसी में सिर्फ हम दोनों ही रह जाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम इतनी ज्यादा उदास मत हो। तुम यह चाहती हो ना कि तुम अपने डैड को सर पास कर लो। वह इस टाइम हेडक्वार्टर के चीफ है, जिसे सुनकर जेनी को हौसला आ जाता है और तब वह दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। और यहाँ शॉपिंग करने के बाद जेनी कहती है, तुमने एक बार कहा था ना कि तुम ग्रेवयार्ड के अंदर चले गए थे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
उस टाइम तुम्हारे फादर इंस्पेक्शन के लिए जा रहे थे तो इसलिए मैंने जिद की कि वह मुझे भी अपने साथ ले जाए। उस टाइम तो तुमने मुझे सरप्राइज ही कर दिया था। तुम तो यह कह रहे थे कि तुमने वहां पर सेठ की स्वॉर्ड को देखा है। तुम जैसा कह रही हो वैसा ही हुआ था। पर उस टाइम किसी ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया था तो इसलिए मैंने किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझा। तो तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में हमारा क्या होने वाला है? अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो तुम 2 सालों में वापस आ जाओगी, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही थी। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर सब कुछ अजीब तरीके से हिलता हुआ महसूस हो रहा होता है, पर काय के अलावा कोई भी ऐसा महसूस नहीं कर पा रहा होता। तभी वहां पर एक आवाज आती है जो कहती है दुनिया दोबारा से जन्म लेगी, जिसके लिए हम दुनिया को ओवरराइड करेंगे। काय देखता है उसके आसपास सब कुछ तबाह हो चुका होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिससे कि वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तब वह देखता है कि वहां पर एक डीमन होता है जो कि काय के ऊपर हमला कर देता है। तब काय अपने सूटकेस के जरिए अपने आप को बचा लेता है और सोचता है क्या यह सच में एक असली डीमन है। तब वह वापस काय पर हमला करने लगता है और काय अपने हथियार में गोलियां भर लेता है और तब वह डीमन काय पर हमला कर देता है। तब हम देखते हैं कि काय अपनी गोलियों की मदद से उसके हमले को काट देता है और उसके मैजिक को भी गायब कर देता है। तब काय कहता है यह एक बुलेट है जो कि एल्बम मैजिक रूल्स को कॉपी कर सकती है और तभी वह डीमन काय के नीचे एक मैजिकल सर्कल बना देता है। पर काय उसके हमले से बच जाता है और उसके पास जाकर उस पर अपने हथियार से हमला कर देता है। पर उसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, पर तभी काय अपनी बुलेट को यूज करके उसे डीमन को हरा देता है और कहता है यह ड्रेक बुलेट किसी भी फैंटम बीस्ट की ब्रेथ को कॉपी कर सकती है और उतनी ही ताकत से अपने अपोनेंट को तबाह कर सकती है। मैं पहली बार ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूं और मुझे खुशी है कि मेरी बॉडी मेरी ट्रेनिंग की तरह मूव कर रही है। मैं और मेरे इक्विपमेंट्स डीमंस को हराने के लिए सच में काम आ रहे हैं। तभी वहां पर एक और डीमन आ जाता है जो कि कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा साथी एक ह्यूमन से हार गया। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे से ह्यूमन लैंग्वेज बोल पा रहे हो। मैं यहाँ पर नौकरों को ऑर्डर देता हूँ तो अगर मैं उन्हें उनकी भाषा में ही समझाऊंगा तो उन्हें मेरी बात जल्दी समझ आ जाएगी। पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा डेंजरस ह्यूमन हो तो इसलिए तुम्हें मरना होगा और उस पर हमला कर देता है। पर तभी साकी आकर उस डीमन के ऊपर स्टन ग्रेनेड फेंक देती है और काय को लेकर वहां से भाग जाती है। तब साकी कहती आखिर तुम कहां से हो? क्या ये तुम हो साकी? साकी कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और तब काय उसे अपना नाम बताता है। पर हम देखते हैं साकी काय को पहचानने से मना कर देती है और आसुरा भी काय को नहीं पहचान रहा होता। तब काय कहता है क्या मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं हूं? क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम तीनों ह्यूमन प्रोटेक्शन एजेंसी में साथ थे? तब साकी कहती है आखिर यह क्या है? हम लोग तो रेजिस्टेंस में काम करते हैं। काय बोलता है यह ह्यूमन रेजिस्टेंस आर्मी है, पर यह बहुत अजीब बात है कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो गाय उनसे उस दुनिया के बारे में पूछने लगता है और हम देखते हैं इस बार ह्यूमन हार चुके होते हैं और बाकी फोर्सेस टेरिटरीज को लेकर आपस में लड़ रही होती है। तब काय कहता है तो आखिरकार ह्यूमन का क्या हुआ? क्या वह ठीक है? साकी कहती है हम लोग सही टाइम पर छुप गए थे। तब वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां ह्यूमन ने अंडरग्राउंड सिटी बनाई होती है। वह पर लोग खुशी से रहते हैं। तब साकी कहती है हमारी रेजिस्टेंस आर्मी ह्यूमैनिटी को बचती है, बाकी 4 जाति के अगेंस्ट बटेल करती है। काय बोलता है ह्यूमन बैटल हार कैसे गए? ह्यूमन हीरो सिड का क्या हुआ? काय को समझता है कि वो लोग सिड के बारे में नहीं जानते। तभी वह पर लोग जमा होने लगते हैं। आसुरा कहता है मैं फोर्स वापस आ गई है। तब हम देखते हैं रेजिस्टेंस आर्मी की कमांडर जेनी होती है जो एक लड़के के भेस में होती है। साकी और आसुरा जेनी को अपनी रिपोर्ट देती है। तभी जेनी काय के बारे में पूछती है। तभी काय बोलता है ये मैं हूं काय, क्या तुमने मुझे पहचान नहीं? कुछ दिन पहले हम शॉपिंग पर गए थे और तुमने साकी और आसुरा के लिए गिफ्ट लिया था। जेनी कहती है तुम्हें कोई ये गलत फहमी है, तुमने मुझे कोई ये और समझ लिया है। काय बोलता है तुम एक लड़के की तरह एक्टिंग क्यों कर रही हो? तुमने कहा था तुम तुम्हारे पापा से आगे एक औरत के तौर पर आगे निकलना चाहती हो। काय जेनी पास जाने की कोशिश करता है, तभी एक लड़की उसे रोक देती है। जेनी उसे कुछ भी करने से मना कर देती है और वहां से चले जाते हैं। काय सारी हिस्ट्री छानता है लेकिन उसे उसके और सिड के बारे में कोई ये जानकारी नहीं मिलती। तभी उसे एक ग्रेवयार्ड दिखता है और वो सोचता है सिड नहीं है तो ये ग्रेवयार्ड भी नहीं होने चाहिए। काय इस बारे में साकी से पूछता है तो उसे भी कुछ नहीं मालूम होता। तभी काय आसुरा से उसकी गाड़ी लेके ग्रेवयार्ड जाता है। वहां पर उसे ग्रेव का दरवाजा खुला दिखता है। काय अंदर जाता है तो उसे सिड की स्वॉर्ड मिलती है। जैसे ही काय उसे उठाता है वहां एक अनाउंसमेंट होती है जिसने भी इस स्वॉर्ड को पकड़ है वो इसे कहीं भी जाने ना दे। ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट की है, इसका नाम कोड होल्डर है।
तभी काय वह से कहीं और ट्रांसफर हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो वह पर एक लड़की को बंधा हुआ देखता है। काय कहता है, ये क्या चीज़ है, क्या डीमन है या एंजल? तब वो लड़की कहती है, मुझे बचाओ। काय सोचता है, ये लड़की एक ह्यूमन से मदद क्यों मांग रही है, आखिर यहाँ चल क्या रहा वो है। लड़की अपना नाम रीने बताती है, काय को उसे बचाने के लिए कहती है। काय सोचने लगता है ये ना तो इंसान है नहीं डेमन, आखिर ये है किस प्रजाति की। काय कहता है, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, उठकर मुझ पर हमला मत करना। काय उसकी चैन काटने की कोशिश करता है लेकिन उसके हथियार का उन चैन पर कोई असर नहीं होता। तो वो सोचता है उस नए हथियार का नाम क्या था, शायद कोड होल्डर। ऐसा बोलते ही उसका हथियार तलवार में बदल जाता है। एक ही बार में वो उन चैन को काट देता है। रिने गिरने लगती है, काय उसे बचा लेता है। रिने को होश आते ही वो उड़कर दूर जाती है और चिल्लाने लगती है, वेनेसा तुम कहाँ हो, मैं अभी तक हारी नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये लो रैंक डेमन मुझे हरा पाएगा? तभी रीने काय पर हमला कर देती है। काय उस हमले से बच जाता है। रीने अपनी पूरी ताकत से काय पर हमला कर देती है। काय सोचता है मैं इस हमले से नहीं बच पाऊंगा। तभी उसे आवाज आती है, कोड होल्डर तकदीर को भी बदल सकती है। काय कोड होल्डर की मदद से रीने के अटैक को काट देता है। रीने हैरान होकर बोली, तुमने ये कैसे किया? तुम तो एक लो लेवल डेमन हो। काय गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें डेमन दिखता हूँ? ध्यान से देखो, मैं इंसान हूँ। तुमने मुझसे मदद मांगी थी, इसलिए मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। रिने माफी मांगती है और बोलती है, मुझे डीमन से नफरत है, इसलिए हमला करने से खुद को रोक नहीं पाए। काय कहता है, ऐसा है तो तुम कौन सी प्रजाति से हो? रीने कहती है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू, पर मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती। काय इसे मानता है और पूछता है, क्या तुम्हें मालूम है हम कहाँ हैं? रिने कहती है, मुझे नहीं पता, मैं वेनेसा से लड़ रही थी, जब तक मुझे कुछ पता चलता मुझे यहाँ कैद कर दिया। काय ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्या तुम डार्क एम्प्रेस डेमन हीरो वेनेसा की बात कर रही हो? क्या तुम इतनी ताकतवर हो? रिने कहती है, मैं डेमन की पूरी आर्मी को खत्म कर सकती हूँ। तभी रीने के पीछे से एक रोबोटिक चीज आती है और कहती है, फेक सिंगुलैरिटी एंटिटी जाग चुकी है, नई दुनिया पर खतरे का लेवल बढ़ चुका है। वो रोबोटिक चीज रीने पर हमला कर देती है। काय उसे बचाता है और दोनों भागने लगते हैं। वो रोबोट अपनी एबिलिटी का यूज करके रीने को पकड़ लेती है और कहती है, फेक सिंगुलैरिटी एंटिटी कैच इनिशिएटिंग कोड 0। काय ये सब देखकर ठहर गया था, पर वो खुद को संभालता है और उस रोबोट पर हमला कर देता है। उस रोबोट के हाथ के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो उस स्वॉर्ड को देखकर कहती है, द फॉरबिडन स्वॉर्ड यहाँ कैसे आए? तभी काय और रीने वहां से निकलकर अपनी दुनिया में आते हैं, जहां से काय को कोड होल्डर मिली थी। रीने काय को पकड़कर रोते हुए बोलती है, आज तक किसी ने भी मेरे लिए ऐसा नहीं किया। मैं अकेली हूँ, मुझे किसी ने नहीं अपनाया, ना स्पिरिट्स ने, ना एंजल्स ने, ना ही मिथिकल बीस्ट ने। इन सब में डीमंस बहुत बुरे थे। उन्होंने मुझे मनहूस कह के ठुकराया, इसलिए मैंने उनके हीरो वेनेसा के साथ लड़ गई। काय कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी इस दुनिया में सब भूल गए हैं। ऐसा लगता है मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मैं जिस दुनिया को जानता हूँ उसमें इंसानों ने वॉर जीत ली थी, लेकिन यहाँ डीमंस हमारे शहरों पे राज कर रहे हैं। रिने कहती है, जब मैं डीमंस के साथ लड़ाई चालू की थी तब डीमंस बहुत परेशान थे, बोल रहे थे कि इंसान ये जंग जीत रहे हैं, इंसान का हीरो आ गया है। काय रीने को पूछता है, क्या तुम सिर्फ को जानती हो? लेकिन रीने मना कर देती है। काय कहता है, ठीक है, हम एक जैसे हैं क्योंकि हम दोनों को एक जैसी हिस्ट्री याद है। रिने खुश होती है और बोलती है, ये पहली बार है जब मुझे किसी ने ऐसा कहा है। काय भी बोलता है, ये मैंने पहली बार किसी से कहा है। दोनों ग्रेव यार्ड से निकलते हैं। रीने गिर जाती है। काय उसे उठता है और उसके साथ आने के लिए कहता है। रिने कहती है, मैं इंसानों पर भरोसा नहीं करती। काय कहता है, मुझ पर भी भरोसा नहीं है। रिने कहती है, तुम अच्छे इंसान हो, और दोनों एक साथ जाते हैं। काय सोचता है, रीने ने गाड़ी में हंगामा किया, लेकिन मैं खुश हूं कि उसने अपने विंग्स छुपा लिए। उसने सिटी के बीच मैजिक यूज करने की कोशिश की। तभी रीने भागकर आती है और कहती है, इंसानों ने बड़ी नाइंसाफी की है। काय पूछता है, क्या हुआ? तब रीने बोलती है, तुम इंसान गर्म पानी से नहाते हो, मुझे झरने के ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। तुम्हारा बिस्तर कितना नर्म और मुलायम है। काय कहता है, चलो अच्छा है, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। थोड़ी देर बाद जब दोनों सोए होते हैं तभी रीने काय को उठाकर कहती है, मुझे मैजिक महसूस हो रहा है। तभी एक धमाका होता है। डीमंस ने इंसानों के बेस पर हमला किया होता है। काय कहता है, इस दुनिया में इंसानों की इतनी बुरी हालत हुई है कि इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। वो रीने से कहता है, मुझे जाना होगा इस दुनिया में, शायद मुझे सिर की जगह लेनी होगी। दूसरी तरफ एक डेमन पर आशुरा और साकी फायरिंग करती है, लेकिन उस पर कोई असर ना देखकर आशुरा साकी को मशीन गन लाने कहता है। जब वो जाती है तो डेमन उस पर हमला करने वाला होता है। तभी काय उस डेमन के हमले को रोककर उसे नीचे गिरा देता है।
साकी से कहता है इन पर पानी डालो, इनके पत्थर से बॉडी पानी सोखेंगे तो और नहीं पाएंगे, फिर ग्रेनेड से हमला करना। दूसरा डेमन मैजिक से आशुरा को पत्थर में बदल रहा होता है, तभी काय एक गन फायर करके उसे बचा लेता है। तभी काय पर दो डीमंस दोनों साइड से अटैक करते हैं। काय एक डेमन के पीछे जाके अपना अटैक करता है, उसकी मदद के लिए रीने मैजिक से हमला करती है। दोनों डीमंस जगह पे खत्म हो जाते हैं। रीने काय के पास आती है। काय कहता है मुझे यकीन हो गया तुम वेनेसा से लड़ने लायक हो। तभी आशुरा और साकी आते हैं। साकी कहती है तुम मुको से डीमंस का सामना कर रहे थे, ये कौन सा फाइटिंग स्टाइल है। काय कहता है मैं उस दुनिया से हूं जहां इंसानों ने 5 प्रजाति का वॉर जीता था। मेरा फाइटिंग स्टाइल और लाइटनिंग बुलेट उस दुनिया की क्रिएशन है। आशुरा को मैसेज मिलता है, 2 डीमंस बचकर निकल गए। साकी काय से कहती है क्या तुम हमारे साथ रेबल आर्मी के हेडक्वार्टर चलोगे। काय कहता है क्या ये ठीक होगा। साकी कहती है तुम इतने ताकतवर हो कमांडर, जीना तुम्हें वेलकम करेंगे। रीने और काय मान जाते हैं। गाड़ी में जाते हुए काय कहता है रेबल आर्मी का हेडक्वार्टर पुराने रॉयल कैपिटल में है, लेकिन वहां तो सब तबाह हो गया ना। आशुरा कहता है इसीलिए वो वहां पर है, डीमंस हमें वहां ढूंढने का सोचेंगे भी नहीं। साकी कहती है ये आइडिया हमारे फॉर्मर कमांडर का है। काय और बाकी सब हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। काय खुद को और रीने को इंट्रोड्यूस करता है, अपने बारे में सब सच बताता है। बाकी हायर ऑफिशियल्स गुस्सा हो जाते हैं और उसे झूठा कहने लगते हैं। तभी जीना उसे कहती है तुम जिस दूसरी दुनिया की बात करते हो वहां तुम्हारे और मेरे बीच क्या रिश्ता है। काय कहता है वहां हम कोलिक्स और बचपन के दोस्त हैं, तुम मुझसे कहती रहती थी ओग और काल की तरह बनना है। ये सुनकर जीना शौक होकर खड़ी होती है। फिर रिन पूछती है क्या हुआ। जीना कहती है आज के लिए बस इतना ही और मीटिंग खत्म करती है। थोड़ी देर बाद फीरेन काय को कहती है तुम्हें कमांडर ने मिलने के लिए बुलाया है। फीरेन कहती है गर्गोयल की कमजोरी के बारे में मैंने साकी से सुना, क्या ये बात तुम्हें अपनी दुनिया से पता चली। काय कहता है हाँ तब तुम्हें मुझ पर भरोसा हुआ। फीरेन कहती है अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा बैटल स्किल हम आजमाएंगे। और एक रूम के अंदर आते हैं, वहां पर जीना अपने असली रूप में खड़ी होती है। काय कहता है मैं जानता था तुम एक लड़की हो, मैं लड़की हूं, ये बात फीरेन और पुराने एग्जीक्यूटिव्स को पता है। काय बोला इसका मतलब है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मेरे दादा और पिता का निकनेम तुम्हें पता है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम पे यकीन है, पर तुम्हारे नॉलेज और बैटल स्किल्स पर यकीन किया जा सकता है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। काय बोला तुम करना क्या चाहती हो। जीना बोली बाकी के 5 इंसानी सिटी से बात करके नियो विशाच सिटी पर हमला करेंगे। अगर उसे हम फिर से पाल लेंगे तो हमें वहां से भागना नहीं पड़ेगा। रीने बोली तुम उन पर हमला करती हो तो हालत और बिगड़ जाएंगे, और गलती से एक भी हाई रैंक डेमन आ गया तो एक अटैक में वो पूरी सिटी को उड़ा देगा। जीना बोली ये मैं जानती हूँ, लेकिन दूसरा कोई और रास्ता नहीं। तभी काय बोला हमें रॉयल कैपिटल पर हमला करना चाहिए, वहां पर बस एक को निशाना बनाना है, डीमंस की हीरो डार्क एम्प्रेस वेनेसा को। जीना बोली वो एक राक्षस है, 30 साल पहले उसने अकेले ही कैपिटल के डिफेंसेस को तबाह करके गवर्नमेंट के पैलेस पर कब्जा कर लिया। काय सोच रहा होता है उसे सिर्फ एक ही चीज उसे मार सकती है, सिर की तलवार कोड होल्डर के। काय रीने की तरफ देखता है, रीने उससे इशारा करती है। काय जीना से बोला इसलिए हम दोनों वेनेसा से लड़ेंगे, हमारे हिस्ट्री में सिड नाम के एक आदमी ने उसे हराया था। जीना बोली क्या तुम इतने काबिल हो। काय बोला मैं पूरी कोशिश करूंगा। फीरेन बोली तुम ये खतरा क्यों मोल ले रहे हो, तुम सही बोल रही हो, लेकिन यहाँ आशुरा और साकी अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से निकलकर अपनी दुनिया में गया तो वहां उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। डीमंस इंसानों से ज्यादा बाकी 3 प्रजाति से लड़ने की तैयारी में है, इसलिए उनकी 90% आर्मी बॉर्डर पर है। रॉयल कैपिटल के पास बस 10% फोर्स है। जब हम वेनेसा से लड़ेंगे तब बाकी रेबल आर्मी बाकी के 10% फोर्स को संभाले। जीना बोली सारी फोर्सेज मिलकर उन्हें कुछ घंटे रोक लेंगे, लेकिन जब तक गवर्नमेंट पैलेस पहुंचेंगे तब तक हमारी आर्मी खत्म हो गई होगी। फीरेन बोली एक अंडरग्राउंड रास्ता है जो सीधे पैलेस जाता है, जो रॉयल फैमिली के लिए थी, डीमंस छोड़ो सिविलियन को भी नहीं पता। जीना फीरेन से बोली तुमने ऐसी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन क्यों छुपा के रखी। फीरेन बोली 15 साल पहले आपके पिताजी ने करने का सोचा था, लेकिन वेनेसा को हराने का कोई रास्ता नहीं था। जीना बोली मुझे ये क्यों नहीं बताया। काय बोला तुम उनकी बेटी हो और कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे खतरनाक मिशन पर नहीं भेजता। जीना खुद को संभालती है और एक मीटिंग बुलाती है, कहती है हम रॉयल कैपिटल पर हमला करेंगे। फेडरेशन की रेबल आर्मी डेमन हीरो वेनेसा को हराने रॉयल कैपिटल के गवर्नमेंट पैलेस अंडरग्राउंड रास्ते से जा रही है। सब लोग घबराए हैं, सबसे ज्यादा साकी डरी हुई है क्योंकि वो वेनेसा को मारने वाले यूनिट में है। काय कहता है मुझे बैकअप के लिए तुम पर और आशुरान पर भरोसा है। साकी बोली लेकिन डर नाम की कोई चीज भी होती है।
रीने साकी के सर पर सहलाकर बोलती है, तुम डरो मत, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अगर मैं उसे हरा नहीं पाई तो अपने साथ लेके मर जाऊंगी। आशुरान बोला, डर मुझे भी लग रहा है, हम इतने सारे लोग हैं, डीमंस हमें नोटिस करेंगे। काय बोला, चिंता मत करो, डीमंस मैजिक को लेके सेंसिटिव है और इंसान मैजिक कर ही नहीं सकता, इसलिए वो हमें डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट पुलिस के अंडरग्राउंड एंड पर पहुंचकर कमांडर जीना उसके साथियों के डर को भगाने के लिए एक जोरदार भाषण देती है, जिससे सभी सोल्जर जोश से भर जाते हैं और गवर्नमेंट पुलिस के अंदर भागते हैं। एक धमाके के साथ काय और बाकी सब गवर्नमेंट पुलिस की तरफ भागते हैं। डीमंस उन पर हमला कर देते हैं। काय ऊपर कूदकर गन फायर से डेमन का मैजिक तोड़ देता है और पास जाकर उसे उड़ा देता है। तभी ऊपर से और भी डीमंस झुंड में आने लगते हैं। काय रीने की तरफ देखता है और ऊपर डीमंस की तरफ गन एम करके शूट करता है। सारे डीमंस एक ही वार में खत्म हो जाते हैं। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। आशुरान बोला, ये सब तुमने किया। रीने का राज बाहर ना आए इसलिए काय कहता है, ये बुलेट मेरे दुनिया की क्रिएशन है, एक साथ झुंड का मुकाबला करने के लिए बनाई है। रीने बोली, मैं वेनेसा को महसूस कर सकती हूँ। रेबल आर्मी दो हिस्सों में बट जाती है। एक यूनिट डीमंस को पैलेस में घुसने से रोकेगी और दूसरी अंदर जाकर डेमन हीरो वेनेसा को खत्म करेगी। पैलेस में ऊपर की ओर जाते वक्त फीरेन काय को पूछती है, बिना ट्रिगर दबाए तुमने इतना बड़ा हमला कैसे किया? ये तुम्हारे बस की बात नहीं थी। रीने की तरफ देखकर बोलती है, एक अनजान शक्ति का एहसास मुझे पहले से था। जीना बोली, काय वेनेसा से अकेले सामना करेगा, अपनी बात से मुकरना मत। रीने एक छोटे डेमन को देखती है जो एक बड़े डेमन को समन करता है। फीरेन उस पर अपनी तलवार से अटैक करती है और कमांडर जीना से बोली, आप आगे जाए, इसे खत्म करके जल्दी आती हूँ। थोड़ा और आगे जाने के बाद एक जोरदार अटैक जीना पर होता है, लेकिन उसके आर्मर के वजह से उसे कुछ नहीं होता। वो काय से बोली, तुम आगे जाओ, इसे मुझ पर छोड़ दो। रेने काय आशुरान और साकी को उसका एक कपड़ा देती है जिस पर बैरियर मैजिक किया है, जो सबको डीमंस के लिए इंसानों को गायब करता है। काय और बाकी सब पैलेस के इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल रूम में आते हैं। काय आशुरान को बताता है, जब मैं इशारा करूं तो पैलेस की लाइट्स बंद करना। काय और रीने वेनेसा की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी सिक्योरिटी अलार्म्स बजने लगते हैं। रीने बोली, मेरा मैजिक फेल नहीं हो सकता। काय समझ जाता है बिल्डिंग के इंफ्रारेड सेंसर्स ने उन्हें डिटेक्ट किया है। उनके सामने एक डेमन आता है। डेमन बोला, तुम्हारे ऐसे अंदर आने से एम्प्रेस वेनेसा बड़ी खुश हुई। काय बोला, तो वेनेसा से मिलाने नहीं ले जाओगे? डेमन बोला, नहीं, अभी मेरा मन मजे करने का है। डेमन काय और रीने पर हमला करता है। रीने काय को उड़ाकर अटैक से बचाकर दूसरी साइड ले जाती है और दोनों के बीच आइस की दीवार बनाकर उसे जल्दी मिलने का वादा करती है। डीमंस रीने को घेर कर बोलते हैं, तुमसे एंजल, डेमन, स्पिरिट और बीस्ट की स्मेल आ रही है। आखिर तुम क्या चीज हो? रीने बोली, मुझे भी नहीं पता, पर मैं एक चीज जानती हूँ कि मुझे डीमंस से नफरत है। इतना बोल के उन पर हमला कर देती है। काय वेनेसा के पास पहुंचता है जो थ्रोन पर बैठी होती है और काय का स्वागत करती है। दूसरी तरफ जीना डेमन पर तलवार से हमला करती है, जिसे डेमन हाथ से पकड़ के जीना को हवा में उड़ा देता है और जीना पे मैजिक से वार करता है, लेकिन उसके आर्मर के वजह से उसे कुछ नहीं होता। जीना अपनी तलवार को बो और एरो में बदल के डेमन पर वार करके मार देती है। डेमन मरते हुए बोला, तुमने जो एल्वन गारमेंट पहना है उसे इस्तेमाल करने के लिए मैजिक चाहिए। तुमने इसे पहनकर मौत को गले लगाया है। जीना उसके सर में तलवार घुसाकर बोली, डीमंस को मारना है तो इतना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वेनेसा काय से इंप्रेस होकर बोली, अपनी गन फेंक दोगे तो मुझे तुम्हारे साथ सोने में कोई ऐतराज नहीं। चीटर की औरत। काय उसे मना करता है। वेनेसा बोली, रेबल आर्मी का कमांडर तुम हो जो एल्वन गारमेंट का यूज अच्छे से करता है। काय मना करके बोला, मैं उस दुनिया से हूं जहां तुम्हारी हार हुई थी और तुम्हें इंसान ने मारा था। वेनेसा इस बात पर हंसती है और पूछती है, मुझे किस इंसान ने मारा? काय प्रोफेट से नाम लेता है। वेनेसा के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, उसे कुछ बातें याद आती है जो सिड से रिलेटेड थी। फिर वेनेसा काय पर मैजिक से हमला करती है। काय गन फायर करके उसे रोक देता है और नजदीक जाके तलवार से हमला करता है। तभी वेनेसा पीछे से वार करती है। काय किसी तरह बच जाता है। तभी वेनेसा काय पर फिर मैजिक से एक जोरदार हमला करती है, जिसे काय मुश्किल से बच पाता है। वेनेसा बोली, तुम बच गए, अब मैं ऐसा हमला करूंगी जो किसी भी प्रजाति को खत्म कर देगा, और अटैक कर देती है। वेनेसा बोली, मेरे इस हमले से सिर्फ हीरो बच सकते हैं, तुम कैसे बच गए? काय सोचता है मुझे बचाने वाली ये कोड होल्ड है। तभी रीने पीछे से आके वेनेसा पर हमला करती है, पर उसे वेनेसा को कुछ नहीं होता। तभी वेनेसा के पीछे से रोबोट का हाथ आकर उसे पकड़ता है।
वो रोबोट ऊपर से आते हुए बोलती है, हीरो सिड की दुनिया से इन्फ्लुएंस हुई है, वेनेसा को खत्म करना होगा। इनिशिएटिंग कोड 0 हीरो वेनेसा को मिटाया जा रहा है, पर वेनेसा उसकी पावर्स को बढ़ाती है और उस पर सबसे ताकतवर हमला करती है। रोबोट उस हमले से बच जाती है, पर बहुत डैमेज होने की वजह से वहां से भाग जाती है। काय और रेने इसे देखकर डर जाते हैं। रेने बोली, दुनिया की वेनेसा खतरनाक है। रीने वेनेसा की तरफ भागकर उसे पकड़ लेती है और काय को भागने के लिए कहती है। रीने एक बैरियर बनाती है जिसके अंदर रीने और वेनेसा होती है। वेनेसा बोली, तुम्हारा ये बैरियर कमजोर है, ये मुझे नहीं रोक सकता। ऐसा बोल के बैरियर को तोड़ देती है। रीने दूर जाके गिरती है। वेनेसा रीने पर हमला करने वाली होती है। इसे देखकर काय वेनेसा की ओर भागता है। जो हमला वेनेसा रीने पर करने वाली थी वो काय पर कर देती है। इस हमले से काय बच नहीं पाता और मर जाता है। काय को ऐसा देख के रीने गुस्से से भर जाती है। अपने आप उसकी ताकत बढ़ जाती है। रीने के एक ही मुक्के से वेनेसा के मुंह से खून निकलता है और थोड़ी हाथापाई होने के बाद वेनेसा रीने के मुक्के को रोक लेती है। वेनेसा बोली, अरे वाह, तुम ये ताकत पहले दिखाती तो शायद तुम्हारा दोस्त यहाँ से भाग जाता। तुम्हारा दोस्त मारा गया क्योंकि तुमने सही वक्त पर हिम्मत नहीं दिखाई। रीने कोल्ड वे में बोलती है, तुमने सही कहा, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पछताने से काय वापस नहीं आने वाला। वेनेसा, मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। रीने वेनेसा के दोनों हाथ पकड़कर डेथ कर्ज एक्टिवेट करती है, जो दोनों को एक साथ मार सकता है। लेकिन रीने कमजोर पड़ जाती है, जिससे कर्ज हट जाता है। वेनेसा बोलती है, कर्ज का असर मैजिकल एनर्जी पर डिपेंड होता है, इसलिए तुम मुझसे हार गई, क्योंकि ये मेरा एरिया है। ये मेरा ब्लैक मैजिक का एरिया है। ये सारी प्रजाति के मैजिक को काटकर उन्हें कमजोर करता है। तुम सारी प्रजाति से मिलकर बनी हो, इसलिए तुम जल्दी हार गई। रीने काय से माफी मांगती है। तभी वेनेसा उसे मारने के लिए हमला करती है। हमला रीने को लगता उससे पहले काय उसे बचा लेता है। काय बोला, माफी मत मांगो, अगर तुम लड़ती नहीं तो बेहोशी की हालत में वो मुझे मार देती। काय सोचता है, इस बार फिर मुझे इस स्वॉर्ड ने बचाया है। काय को जिंदा देखकर वेनेसा गुस्सा होकर बोलती है, तुम जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हो जो किस्मत से बच गया। ऐसा बोल के ऊपर आसमान से एक बड़ा पत्थर गिराती है। काय अपनी स्वॉर्ड से उसे काटकर टुकड़े कर देता है। वेनेसा अगला हमला प्रिपेयर करती है। तभी काय आशुरान को बोलता है और लाइट्स बंद हो जाती है। वेनेसा सोचती है, इंसानों में मैजिक नहीं होता, इसलिए वो मुझे अंधेरे में नहीं दिखते, पर उसे कोड होल्डर दिखती है तो वो उस पर हमला करती है। लेकिन कोड होल्डर को रीने ने पकड़ा होता है। जब तक वेनेसा कुछ समझ पाती उससे पहले काय हमला कर देता है और रीने से कोड होल्डर लेके वेनेसा को मारता है। वेनेसा अपने घुटनों पर आती है, धीरे धीरे मरने लगती है। तब उसे प्रोफेट सिड के बारे में याद आता है। वो काय से बोली, सिड ने दुनिया में होने वाली गड़बड़ को भांप लिया था। उसे मालूम था नई दुनिया बसाई जाएगी। वो इसे वर्ल्ड रीइंकार्नेशन कहता था। ये जरूर उन तीनों हीरो में से किसी एक का काम है जिसने दुनिया को बदला है। इसीलिए सिड ने अपनी तलवार मुझे सौंपी थी। जो होने वाला था उसकी तैयारी के लिए मैंने तलवार को छुपा के रखा था। दुनिया को पहले जैसा करने की चाबी ये तलवार है। काय बोला, तुम दोनों तो दुश्मन थे, तो तुमने सिड की मदद कैसे की? वेनेसा बोली, कुछ राज ऐसे हैं जो तुम नहीं जानते। मुकाबला अच्छा था, तुमने मुझे हरा दिया। वेनेसा इंसानियत को एडमायर करती है और बोलती है, तैयारी कर लो, अगली बार मिली तो मैं अपने असली रूप में तुम्हारा सामना करूंगी। काय नीचे बैठ जाता है। दोनों अपनी जीत की खुशी मनाते हैं। दूसरे दिन एक मैसेज पूरी दुनिया के अलग अलग रेबल आर्मी तक पहुंचता है। उर्सा फेडरेशन की रेबल आर्मी ने डार्क इंप्रेस डेमन हीरो वेनेसा को कमांडर जीना ने मार दिया और उर्सा पर कब्जा कर लिया है। गवर्नमेंट पैलेस के ऊपर काय और रीने उदास होके खड़े थे। काय बोला, मैं ये सोचता था हमारे साथ कुछ हुआ है। अगर वेनेसा की बात माने तो कुछ हुआ है, पर उसका असर हम दोनों पे नहीं हुआ है। जीना काय और रीने के पास आकर वेनेसा को हराने के लिए पूरी रेबल आर्मी की तरफ से शुक्रिया अदा करती है। आगे बोलती है, यहाँ पर फिर से सिटी बनेगी, ये काम दूसरे एग्जीक्यूटिव देख लेंगे। रीने बोली, जीना डीमंस को हरा दिया, इसलिए नहीं लड़ोगी क्या? जीना बोली, कुछ बड़ा करूंगी। बाकी के हीरो को हराने के लिए वहां के रेबल ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करूंगी। जीना काय और रीने से बोली, बाकी 3 हीरो को हराने के लिए मैं तुम्हारी हर मुमकिन कोशिश करूंगी। ये सब बोलते हुए काय जीना को हैरानी से देख रहा होता है। तब जीना बोलती है, तुम चिंता मत करो, हीरो को हराने के लिए तुम्हें इनाम भी मिलेगा। काय जीना की बात रोक कर कहता है, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मैं तो हैरान हो गया था। मैं जिस जीना को जानता हूँ वो एम्बिशियस और बचपने से भरी हुई थी। जीना क्यूरियस होके पूछती है, मैं कैसे थी?
काय बोला ट्रेनिंग के बीच में कॉल करना, ऑफिस मैसेंजर पर प्राइवेट चीजें शेयर करना, दोस्तों को क्या गिफ्ट देना है ये सोचना, ऐसी और चीजें हैं जो फिर कभी बताऊंगा। काय बोला मैं तुमसे पूछने वाला था क्या तुम बाकी के 3 हीरो को हराने में मेरी मदद करोगी। दोनों इन बातों को मान के हाथ मिलाते हैं। रीने भी हाथ मिलाकर बोली जहां काय जाएगा मैं भी वहां जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जीना सोल्जर को बुला के उनसे जीत की खुशी सेलिब्रेट करती है। वहीं पर साइड में काय और रीने खड़े होते हैं। काय रीने से बोला मैं इस महायुद्ध को खत्म करूंगा, अगर इस दुनिया में सिड नहीं है तो मुझे ये काम करना होगा। ऐसा बोलते वक्त रीने को काय में सिड की परछाई दिखती है। हीरो वेनेसा को हराने के बाद सब लोग आईओ फेडरेशन जा रहे हैं, जो सेलेस्टियल्स, एल्फ और ड्रॉफ के खिलाफ लड़ने वाला रेबल ग्रुप है। गाड़ी में बैठे हुआ काय सोचता है आज उनसे मिले हुए 5 दिन हो गए हैं। हम कुछ वक्त पीछे जाते हैं जहां सब लोग गवर्नमेंट पैलेस की साफ सफाई करते हैं। तभी रीने काय को बोली डीमंस की स्मेल आ रही है। काय और रीने स्मेल का पीछा करते हुए पैलेस के अंदर पहुंचते हैं। रीने बोली स्मेल गायब हो गई। रीने चिल्ला के बोली अरे नहीं ये एक जाल है। तभी एक डेमन बैरियर पूरे पैलेस को कवर कर लेता है। तभी वहां पर एक डेमन आकर बोली तो वो तुम हो जिसने मेरी बहन वेनेसा को हराया। वो डेमन काय पर हमला करती है जो काय कोड होल्डर से काट देता है। तभी डेमन काय के पीछे आकर काय को पकड़ने वाली होती है। तभी रीने उसका हाथ पकड़कर बोली मैं तुम्हें काय को हाथ लगाने नहीं दूंगी, ऐसा बोल के दूर फेंक देती है। वो डेमन खुद को संभाल कर बोलती है मैं तो बस तुमसे मिलने आई हूँ, मेरा नाम हाइमारन है। मुझे खबर मिली कि एक पिद्दी से इंसान ने मेरे बहन को मारा, लगता है ये चमत्कार है। अगर मैं रॉयल कैपिटल में होती तो तुम्हारा जितना मुश्किल होता। काय बोला तो तुम बदला लेने आए हो। हाइमारन हंसकर बोली नहीं मुझे उससे इतना भी प्यार नहीं, लेकिन जब तक वो नहीं है मैं नंबर 1 हूँ। काय बोला जब तक वो नहीं है मतलब। हाइमारन बोली मुद्दे की बात पर आती हूँ, अगर सारे डीमंस मिलकर रॉयल कैपिटल पर हमला करे तो तुमसे ये वापस ले सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। काय बोला अगर तुम यहाँ हमला करोगी तो बाकी प्रजाति के सामने कमजोर पड़ जाओगी। हाइमारन बोली एक समझौता करते हैं, रॉयल कैपिटल तुम रख लो लेकिन बाकी की टेरिटरी डीमंस की रहेगी। काय बोला तुम्हारी ये शर्तें हमारे कमांडर को बताऊंगा। हाइमारन बोली तो डील पक्की, मुझे खुशी होगी अगर तुम बाकी के 3 प्रजाति के खिलाफ लड़ोगे तो मैं चीयर करूंगी। काय बोला मतलब तुम चाहती हो हम एक दूसरे को खत्म करें। हाइमारन काय से इम्प्रेस हुई और बोली तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हें किस करूंगी, साला दोनों बहनें ठरकी है। जाते हुए काय को चेतावनी देती है अगर सेलेस्टियल्स से लड़ने वाले हो तो उनके हीरो लॉर्ड अल्फ्रिया से सावधान रहना, आजकल अजीब हरकतें कर रहा है। काय बाकी सबके साथ आईओ फेडरेशन के बारे में बात कर रहा होता है। रीने को कुछ महसूस होता है तो आशुरान को रूफटॉप खोलने के लिए बोलती है। जब वो ऊपर देखती है तो उसे एक ड्रैगन उनकी तरफ आते हुए दिखता है। आशुरान बोला हम अभी भी डीमंस के इलाके में है, ये बीस्ट कैसे आया। सभी लोग ड्रैगन पर फायरिंग करते हैं पर उस पर इसका असर नहीं होता और आखिरी की 2 गाड़ियों को उड़ा देता है। काय रीने के साथ ऊपर आता है, दोनों मिलकर उस ड्रैगन पर हमला करके उसे भगा देते हैं। कमांडर जीना सबको ऑर्डर देती है डैमेज व्हीकल को और लोगों को रेस्क्यू करो और रेस्ट पॉइंट पहुंचो। रात समय काय और रीने को एक बड़ा टेंट मिलता है। काय बोला 2 लोगों के हिसाब से ये टेंट बहुत बड़ा है। तभी कमांडर जीना और फिरेन आती है। जीना जब अपने बाल खोलती है तो काय उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जीना बोली ये टेंट कमांडिंग ऑफिसर का है और तुम दोनों मेरे बॉडीगार्ड हो, इसलिए हम इसी टेंट में रहेंगे। फिरेन काय को टेंट के बाहर बुलाकर बोलती है मैं बाहर पहरेदारी करूंगी, तुम अंदर पहरेदारी करोगे। तुम अंदर रहोगे तो किसी को शक नहीं होगा कि कमांडर लड़की है। कमांडर अंदर कम कपड़े पहने रहेंगी तो कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना। काय फिरेन की बात मानता है। जब काय टेंट में आता है तो रीने कमांडर जीना की मसाज कर रही होती है। काय बोला आज जो हुआ वो अजीब था, शायद डेमन हीरो हारने के वजह से वो छानबीन करने आया होगा। जीना काय को बोली तुम चिंता मत करो, अगर मिथिकल बीस्ट रॉयल कैपिटल पर हमला करेंगे तो भी वो जीत नहीं पाएंगे। एक और बात, मैं नींद में हाथ पैर चलाती हूँ, अगर मैंने लात मारी तो मुझे माफ कर देना। काय सो नहीं पाता क्योंकि उसके एक साइड रीने थी और दूसरे साइड जीना। सुबह गाड़ी में जाते हुए आशुरान बोला तुम रात भर जागे होंगे, तुम कमांडर जीना के बॉडीगार्ड जो हो। काय बोला इसके बारे में बात ना करूं तो ही अच्छा है। सारी गाड़ियां आईओ फेडरेशन के बेस से कुछ दूरी पर रुकती है। सब लोग पैदल बेस की ओर चल के जाते हैं। वहां पर आईओ फेडरेशन की ओर से अच्छा स्वागत होता है। आईओ फेडरेशन का एडवाइजर आके एक कमांडर जीना को उनके काम के लिए कंग्रेचुलेट करता है। जीना बोली बिना किसी देरी के मैं आपके कमांडर से मिलना चाहूंगा, तो एडवाइजर उन्हें लेके जाता है। एडवाइजर और फिरेन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। रास्ते में जाते हुए एडवाइजर फिरेन से पूछते हैं तुम हमारे कमांडर के बारे में क्या जानती हो, बताओगी।
मिस्टर डैंटे आयो फेडरेशन के पुराने शाही परिवार के वंशज है, खुद को एम्परर बुलाना पसंद करते हैं। वो बहुत ईर्ष्यालु, बहुत शकी, बहुत जिद्दी है, इसलिए कमांडर जीना को उनके लिए खतरा समझते हैं। एडवाइजर जीना से बोला, मैं एम्परर का तो नहीं बता सकता, लेकिन हम सोल्जर आपके आने से खुश हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे। सब लोग एम्परर के ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं। वहां पर एक लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर क्यूमिरे, आपको हमारे एम्परर से जो भी बात करनी है वो मेरे जरिए करनी होगी। वो उनको अंदर लेके आती है। एम्परर सार्कास्टिकली बोला, बड़े जल्दी आए, मुझे कहा गया था तुम आज सुबह आओगे, जानबूझकर देरी की ना। जीना जो हुआ उसे एक्सप्लेन करने लगती है, तो एम्परर बोला, मुझे इन बहानों से कोई मतलब नहीं, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। जीना कंफ्यूज हो जाती है। एम्परर बोला, तुम्हें बुलाने का फैसला मुझे पूछे बगैर लिया गया है। जीना उसे बोली, खुद को एम्परर बुलाने से लोगों में तुम्हारे प्रति आदर नहीं बढ़ेगा, इसके लिए उनके लिए कुछ करना पड़ता है। हम जब सेलेस्टियल्स को हरा के आयो फेडरेशन वापस लेंगे तब यहाँ कौन क्या करेगा इसका फैसला यहाँ के लोग करेंगे। अगर आपको इज्जत चाहिए तो उसे कमाना होगा। दूसरी मीटिंग में एडवाइजर सेलेस्टियल्स के इलाके के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए बताता है, सेलेस्टियल्स के ये इलाके उनके अलग अलग जाति के हैं और हम नहीं जानते उनका हीरो कहाँ होगा और इन इलाकों के रास्ते हमें मालूम नहीं। जीना बोली, इस सर्च को मैं लीड करूंगा और एम्परर से बोली, मुझे आपके काबिल सोल्जर चाहिए इस काम के लिए। एम्परर बोला, ये बेवकूफ़ी है जो तुम मिशन पर जा रहे हो। जीना बोली, मैं उनके लिए जान की बाजी लगा रहा हूँ, जो अपनी जान की बाजी लगा के लड़ रहे हैं। इस बात से एम्परर की बहुत जलती है और सारे सोल्जर जीना से इम्प्रेस होते हैं। दूसरे दिन जीना कुछ सोल्जर को लेके सर्च के लिए एल्वन फॉरेस्ट जाती है। इधर असिस्टेंट कमांडर क्यूमिरे एम्परर की जलन और ईर्ष्या का फायदा उठा के जीना के खिलाफ भड़काती है। दूसरे दिन जीना एक स्ट्रैटेजी मीटिंग बुलाती है, उसमें वो बताती है कि उन्होंने एल्वन पेट्रोलिंग रूट्स ढूंढ लिए हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद रीने काय के पास आकर असिस्टेंट कमांडर के बारे में पूछती है। उसे क्यूमिरे पर डाउट होता है क्योंकि एम्परर भी मीटिंग में नहीं होता। दूसरी तरफ एम्परर जीना पर गुस्सा कर रहा होता है, तभी क्यूमिरे उसे कुछ बड़ा करने के लिए बोलकर एक प्लान उसे देती है। आगे बोली, अगर ये कर पाए तो आपकी पोजीशन सोल्जर के नज़र में स्ट्रांग हो जाएगी। ये प्लान एम्परर एडवाइजर को बताता है। वो इससे मना करना चाहता था, लेकिन एम्परर के हाई अथॉरिटी के वजह से उसे मानना पड़ता है और मिशन पर उर्सा आर्मी को बताए बगैर जाते हैं। जब दूसरी मीटिंग होने वाली होती है तब रीने काय से बोलती है, मैं कंफर्म नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्यूमिरे इंसान नहीं है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ जिस टीम को एम्परर ने लीड किया था उनके साथ वो भी गायब हो गया था। पीछे सिर्फ उनके हथियार बचे थे। हम सेलेस्टियल के हीरो का पैलेस देखते हैं। एल्फ्रे बोला, ये दुनिया सिर्फ एंजल्स की है, यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है, ना एल्फ, ड्रोफ, ना फेरिस। एल्फ की एल्डर बोली, कैसी बेह की बातें कर रहे हो आप, और ये आपके पीछे कौन राक्षस है। अल्फ्रेया बोला, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। इस सेलेस्टियल हीरो लॉर्ड ऑफ हेवन एल्फ्रेया का दिमाग घूम चुका है। उसने एंजल्स को छोड़ के सबको नीच समझा, इसलिए एल्फ एल्डर को कैद कर लिया। लेकिन किसी तरह एल्डर एल्फ लीडर रीरेन को पैलेस से बाहर निकाल देती है। उसकी आंखें खुलती है तो वो एक झोपड़ी जैसी जगह पर होती है। कमांडर जीना और उसके साथी एम्परर डैंटे को ढूंढने एल्वन फॉरेस्ट आए हैं। उन्हें एक जगह पर वेपन्स मिलते हैं। फीरेन बोली, ये आयो रेबल आर्मी के हैं। जीना वहां पर लगे जाल को देखकर बोली, वो लोग इस जाल में फंसे। काय बोला, असली जाल ऊपर की तरफ है। जीना बोली, सूरज की धूप पे ये दिखाई नहीं देता। रीने काय से बोली, मुझे एल्फ की स्मेल आ रही है। सब लोग उसका पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर से वो लोग एक जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं। काय बोला, ये एक गेट है, टेलीपोर्ट करने के लिए सेलेस्टियल्स इसका इस्तेमाल करते हैं। तभी वहां पर एक फेरी बटरफ्लाई का पीछा करते हुए आती है। बटरफ्लाई को पकड़ने के चक्कर में वो आशुरान से टकरा जाती है। वो फेरी बोली, मुझे आप में मैजिक फील नहीं हो रहा, आप कहां से हैं मिस्टर अल्फ। आशुरान बोला, हम इंसान हैं। इंसान नाम सुनकर वो फेरी वहां से भागकर उनके ठिकाने पर आती है। वहां के गार्ड्स काय और बाकी सब पर हमला करने की तैयारी करते हैं। तभी उन्हें पीछे से रुकने का ऑर्डर आता है। वो क्यूमिरे होती है जो एल्फ स्पाई होती है। जीना उसे पूछती है, डैंटे और बाकी लोग कहाँ है। क्यूमिरे बोली, उन लोगों ने पैरालिसिस प्लांट का पोलन सूंघ लिया था। अगले कुछ दिनों तक वो अपनी उंगली भी हिला नहीं पाएंगे। जीना उन्हें छोड़ने के लिए बोलती है। क्यूमिरे बोली, एक शर्त पर तुम्हें एंजल्स के खिलाफ लड़ना होगा, और उन्हें रीरेन से मिलाने ले जाती है। रीरेन खुद को सबसे इंट्रोड्यूस करती है और जीना को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है उनके साथियों के बदले। वो बोली, हम चाहते हैं कि तुम हमारे ग्रेट एल्डर को लॉर्ड एल्फ्रेया की कैद से छुड़ा दो। काय पूछता है, एल्फ्रेया ने ऐसा क्यों किया। रीरेन बोली, लॉर्ड एल्फ्रेया पहले दिल के अच्छे थे,
एक दिन उन्होंने अचानक मांग की अल्फ, ड्वार्फ और फेरी एंजल्स के अधीन हो जाए। मैं और ग्रेट एल्डर बाकी सभी जाति तरफ से बात करने गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं और ग्रेट एल्डर को बंदी बना लिया। फीरेन बोली, ये कोई जाल नहीं, इसकी क्या गारंटी है? क्यूमिरे बोली, ऐसा हुआ तो मेरी जान तुम्हारी हुई। फीरेन इसे नामंजूर करती है। ये मत समझो कि तुम्हारी जान हमारे 6 और 20 बंधकों के जितनी कीमती है, और जाने दाव पर लगाओ या कोई ऐसी जान जो बहुत कीमती है। रीरेन बोली, तो फिर मेरी जान काफी होगी। क्यूमिरे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रीरेन बोली, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, तुम्हें कोई शक हो तो मेरी जान अभी ले सकती हो। सब लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। रात के वक्त रीरेन काय के पास आके बैठती है। काय से बोली, मैंने जीना से सुना हीरो वेनेसा को हराने वाले तुम और रीने थे, तो मेरा एक सवाल है। काय बोला कि मैंने उसे कैसे हराया? रीरेन बोली, ये सवाल नहीं, मुझे ये जानना है, क्या तुम्हारी पावर लॉर्ड ऑफ हेवन एल्फ्रेया पर काम करेगी? काय बोला, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे उसे हराने के लिए कह रही हो। रीरेन बोली, कल जब हम एंजल पैलेस जाएंगे तो तुम्हें लॉर्ड एल्फ्रेया से लड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारी पावर काम नहीं आई तो हम सब वहीं पर मारे जाएंगे। अगर तुम डर से भाग गए तो मैं तुम्हें इस जंगल से जिंदा नहीं जाने दूंगी। काय बोला, हाँ मैं ये सब जानता हूँ। दूसरे दिन सब एंजल पैलेस के लिए निकलते हैं। रीरेन गेट ओपन करके सबको एंजल पैलेस टेलीपोर्ट करती है। जब सब लोग पैलेस पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे एंजल्स मरे हुए होते हैं। रीरेन बोली, इसके पीछे किसका हाथ है? काय बोला, जो भी हो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। काय की बात मान के रीरेन उन्हें अगले फ्लो पर ले जाती है। फिरेन जीना से बोली, अगर एक एल्फ हमें गाइड नहीं करती तो पैलेस में घुसना मुश्किल होता। जीना बोली, इसके लिए डांटे का शुक्रिया अदा करना चाहिए। रीरेन उन्हें फिर से अगले फ्लो पर लेके जाती है। वहां पर एक एंजल सब पर हमला करती है। सब लोग बच जाते हैं। वो एंजल बोली, यहाँ कितनी बदबू आ रही है, मुझे लगा ही था ये तुम होगी रीरेन। वो बोली, तुमने क्या कहा? वो एंजल बोली, लगता है तुम्हारे कान खराब है, जमीन पर रहने वालों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। रीरेन बोली, तो तुम भी हमारे खिलाफ हो गई। वो एंजल बोली, मैं लॉर्ड एल्फ्रेया की गुलाम हूँ, जैसा वो कहते हैं बस वही करती हूँ। रीरेन बोली, क्या तुमने ही बाहर के एंजल पर हमला किया था? वो एंजल बोली, वो बेईमान लोग थे जिनकी गलती की सजा खुद लॉर्ड एल्फ्रेया ने दी है। ऐसे ही एल्फ के एल्डर को मारा जाएगा, ये दिखाने के लिए तुम अल्फ, ड्वार्फ और फेरी हमारे सामने तुच्छ हो। इतना बोल के वो एंजल हमला करती है। काय गन फायर करके उसका हमला नाकाम करता है। तभी फिरेन उस एंजल पर हमला करती है। वो उसे ब्लॉक करती है। फिरेन साकी और आशुरान को फायर करने का ऑर्डर देती है। वो एंजल बच जाती है। फिरेन बोली, इसे हम संभालेंगे, आप लोग आगे जाइए। वो एंजल बोली, अब क्या एक इंसान एंजल से लड़ेगा? फिरेन बोली, हाँ, ये बहुत बार सुना है। काय और बाकी सब अगले फ्लो पर पहुंचते हैं। वहां पर दूसरा एंजल उन पर ऊपर से हमला करता है, जिसे रीने रोककर बाकी सबको आगे जाने के लिए बोलती है। रफाइलो रीने से बोला, तो तुम बाकियों के लिए अपना बलिदान दोगी? रीने बोली, क्या बकवास कर रहे हो, मैंने सोचा मैं पूरी ताकत से लड़ूंगी। काय, जीना और रीरेन आखिर वहां पहुंच जाते हैं जहां एल्फ एल्डर कैद है। तभी लॉर्ड एल्फ्रेया बोला, स्वर्ग गुस्से से भरा हुआ है, जो बिना पंखों वाले हैं, जो धरती पर रहते हैं, जो स्वर्ग का सम्मान करते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? सारे आशीर्वाद स्वर्ग से आते हैं और धरती पर प्रदान किए जाते हैं। ये डिवाइन प्रोविडेंस है। एक और बात, इस आशीर्वाद के हकदार सिर्फ एंजल्स हैं। दूसरी तरफ वो एंजल फीरेन पर हमला करती है। फीरेन हवा में कूदकर उसके हमले से बचते हुए उस पर हमला करती है, जिसे वो एंजल ब्लॉक करती है। वो एंजल बोली, ये मिथिकल बीस्ट की तलवार ग्रेट फैंग है ना, ये सुना है जब ये टकराती है तो इनकी पावर बढ़ जाती है। फीरेन बोली, लगता है तुम्हें इसके बारे में मालूम है। सेलेस्टियल ऐसे हथियार बनाने में माहिर है, तो खबर होगी ही। दूसरी तरफ रीने रफाइल पर पूरा पिला गिरा देती है। उस मलबे से बाहर आते हुए रफाइल बोला, तुम में दम है, तुम मेरे दिव्य कवच को आसानी से भेद सकती हो। रीने बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे हमले का तुम पर जरा भी असर नहीं पड़ा है, तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो। सारे एंजल्स घमंडी है। रफाइल बोला, बताओ, अजीब से दिखने वाली घुसपैठिए, तुम क्या हो, मैं जानना चाहता हूँ। रीने बोली, ये मैं नहीं जानती, ना मैं जानना चाहती हूँ। जब तक काय साथ है तब तक मुझे ये बात जानने की कोई जरूरत नहीं है। एंजल पैलेस की टॉप पर अल्फ्रेया बोला, अब एल्फ के एल्डर को खत्म करेंगे। रीरेन गुस्से में बोली, अल्फ्रेया, तुम सेलेस्टियल के हीरो कहलाने के लायक नहीं हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐसा बोल के उसके तरफ भागती है। अल्फ्रेया उसकी पावर्स का इस्तेमाल करके रीरेन पर हमला करता है। काय सही वक्त पर कोड होल्डर की मदद से रीरेन को बचा लेता है।
अल्फ्रेया चौंक कर बोला, क्या तुम सच में इंसान हो या इंसान के भेष में एक एल्फ? काय बोला, मैं इंसान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा एक इंसान एल्फ की रक्षा क्यों कर रहा है। काय बोला, अगर रीवेन को कुछ हो गया तो एल्फ्स इंसानों से नफरत करेंगे, इसलिए इसे बचाने में ही हमारी भलाई है। अल्फ्रेया बोला, तुम दोनों की जिंदगी एक जैसी नहीं है, जरा सी चूक होती तो तुम मारे गए होते। दिखने में ये तलवार मामूली नहीं लगती। काय बोला, मैंने इस तलवार से डेमन हीरो वेनेसा को हराया है, मुझे यकीन है तुम पर भी भारी पड़ेगी। अल्फ्रेया को वेनेसा पर हंसी आई। वो बोला, वेनेसा कितनी बेवकूफ थी जो एक इंसान से हार गई। काय बोला, क्या तुम सच में वेनेसा को बेवकूफ कहने के लायक हो? वो जैसे भी थी लेकिन उसने कभी अपने लोगों का खून कभी नहीं बहाया। अल्फ्रेया खुद की बड़ाई करते हुए बोला, मैं ये करने का हकदार हूँ, मैं यहाँ का सबसे महान और चमकदार सितारा हूँ, मेरा हुक्म ना मानने वाले को अपना साथी कैसे मान सकता हूँ। जीना पीछे से बोली, हम इसे छोटी सोच कहते हैं। ऐसा बोलते ही वो हमला करती है। जीना का एरो अल्फ्रेया की शील्ड को तोड़कर उसे थोड़ी खरोच देता है। अल्फ्रेया बोला, एक एल्विन बो, तुम्हें पता भी है अपने शरीर से इस अस्त्र को धारण करने से क्या होगा? जीना बोली, मुझे मेरी जान की कभी फिक्र नहीं थी। अल्फ्रेया जीना पर हेवनली थंडर से हमला करता है, लेकिन वो जीना के एल्फ सीक्रेट लाइफ गारमेंट के वजह से उसे कुछ नहीं होता। अल्फ्रेया बोला, ये अपमान है, एक इंसान होते हुए सेलेस्टियल्स के कपड़े और हथियार का इस्तेमाल कर रहे हो। वो अगला हमला करता है, जिसे रीवेन अपने मैजिकल बैरियर से रोक देती है। काय एल्फ एल्डर को देख के बोला, मेरे ख्याल से हम चारों का एक साथ हमला करना सही होगा। रीवेन बोली, ग्रेट एल्डर को छुड़ाना होगा। दोनों एल्डर की तरफ भागते हैं। अल्फ्रेया ये देख के एक भाले से हमला करता है। रीवेन मैजिकल बैरियर से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर भाला उसे तोड़कर रीवेन को लगने वाला होता है। तभी काय आके उसे काट देता है। रीवेन मौके का फायदा उठा के एल्डर के पास भागकर एक खंजर से उसके पिंजरे पर वार करती है, लेकिन वो खंजर टूट जाता है। रीवेन सोच में पड़ जाती है, एक गास्केट जो हीरो के बाद सबसे ताकतवर एल्डर को कैद कर सकता है, मैजिक बैरियर तोड़ने वाला भाला, बिजली गिराने वाली घंटी, एक छड़ी जो तलवार सम्मन कर सकती है। तुम इतने सारे मैजिक आइटम्स कैसे यूज कर सकते हो? तुम कहीं ये वही शक्ति तो नहीं जिससे तुम अचानक बदल गए? अल्फ्रेया बोला, मैं बदला नहीं, मैं खुश हूं, मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो तुम्हारी जगह लेगा। वहां पर एक पोर्टल खुलता है। अल्फ्रेया बोला, स्वागत करो मेरे काबिल साथी का, लास्ट राइजर। दूसरी तरफ रफाइल रीने पर भारी पड़ रहा होता है। रीने बोली, मेरे विंग्स को गंदा करने की हिम्मत कैसे की? ऐसा बोल के एक जोरदार हमला रफाइल पर करती है, जिससे उसका हेलमेट टूट जाता है। दूसरी तरफ फीरेन आशुरान और साकी को वॉ एंजल के विंग्स पर हमला करने बोलती है। वॉ एंजल कूदकर साइड होती है। आशुरान ग्रेनेड फेंकता है, जिससे उसके विंग्स डैमेज हो जाते हैं। एंजल बोली, ऐसा क्यों किया? फीरेन उसे रोककर बोली, क्योंकि तुम्हारे विंग्स ही तुम्हारी ताकत और कमजोरी है। तुम्हें कैसे पता? मैंने उससे पूछा जो दूसरी दुनिया से आने का दावा करता है। रफाइल रीने से बोला, तुम आगे जा सकती हो सकता है तुम तुम्हारी ताकत से ग्रेट एल्डर को आजाद करने में सफल हो जाओ। रीने बोली, तुम मुझसे जानबूझकर हारे। रफाइल बोला, मैं नहीं जानता, पर जिस दिन लॉर्ड अल्फ्रेया में बदलाव आया था तब से मैं और वो एंजल इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। अब तुम बिना देरी किए आगे बढ़ो। वो एंजल भी बाकी सबको आगे जाने कहती है। वो कहती है, ग्रेट एल्डर और रीवेन से मेरी तरफ से माफी मांगना। फीरेन बोली, मुझे खुद से हारे हुए दुश्मन को खत्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो हमें उनके पास ले चलो। अल्फ्रेया लास्ट राइजर को सबको खत्म करने बोलता है। वो आगे आके एक डिस्ट्रक्टिव वेव छोड़ती है, जिससे जीना हवा में उड़ जाती है। फिर भी हवा में किसी तरह खुद को संभाल कर लास्ट राइजर पर हमला किया, पर उसका कोई असर नहीं होता। हम देखते हैं जीना को रीने ने पकड़ा होता है। जीना बोली, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। फाइट खत्म होने के बाद मैं तुम दोनों से सब सच सुनना चाहती हूँ। काय अल्फ्रेया से बोला, इस वर्ल्ड रिइंकार्नेशन के पीछे तुम्हारा हाथ है क्या? अल्फ्रेया बोला, तुम ये क्या बोल रहे हो? काय बोला, तो तुम्हें नहीं पता क्या? तुम प्रोफेट सिड को जानते हो? ये नाम सुनते ही अल्फ्रेया को सिड के बारे में कुछ याद आने लगता है। तभी लास्ट राइजर उसे पकड़ता है और बोलता है, एक्सिक्यूटिंग जीरो कोड, रिमूविंग अल्फ्रेया कोड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, हीरो ओवरराइड इनिशिएटिंग। इतना बोल के अल्फ्रेया को पोर्टल में भेज देती है। लास्ट राइजर भी वहां से चली जाती है। काय बोला, क्या ये लड़ाई यहाँ खत्म हो गई? तभी वहां पे एक बीम आती है, उसमें से अल्फ्रेया आता है। इस बार वो पूरी तरह से अलग था। वो बोला, मैं तुम्हारा अल्फ्रेया नहीं हूँ, मैं उसका अवतार हूँ। अब सेलेस्टियल्स के हीरो की मेमोरी को मेरे अंदर इनिशिएट किया जा रहा है। रीने बोली, अवतार ओवरराइड। ये सुनते ही काय को वो टाइम याद आता है जब वो इस दुनिया में आया था।
अल्फ्रेया बोला, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, स्वर्ग पर राज करने के मैं लायक हूँ, इसलिए बाकी जो कुछ भी है उसे मिटाना जरूरी है। अल्फ्रेया हमला करता है, रीने शील्ड बनाती है, पर हमला पावरफुल होने के वजह से शील्ड टूट जाती है और रीने बेहोश होती है। सब लोग उस धमाके में इधर उधर उड़ के गिरते हैं। रीरेन अल्फ्रेया को होश में आने के लिए कहती है, तभी अल्फ्रेया उस पर हमला करता है। रीरेन की कुछ शील्ड टूटती है और बाकी पर अल्फ्रेया तलवार से हमला करके तोड़ता है। जब वो रीरेन को मारने वाला होता है तभी काय आके उसे रोक देता है। अल्फ्रेया और काय में तलवारबाजी चल रही है। अल्फ्रेया काय को हरा नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपनी तलवार को बड़ी बना लेता है। बड़ी तलवार के साथ अल्फ्रेया काय पर हमला करता है। काय कोड होल्डर की मदद से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और अल्फ्रेया के पास जाके उस पर हमला करता है। वो पीछे हट के बच जाता है। तलवार से काय को ना हरा पाने के वजह से अल्फ्रेया फ्रस्ट्रेशन में तलवार को पैलेस में घुसा देता है, जिससे पैलेस टूटने लगता है। रीरेन जीना से बोली, मेरा साथ देना, हम अल्फ्रेया को हरा देंगे। काय अल्फ्रेया पर हमला करता है। अल्फ्रेया शील्ड बना के काय को रोकने की कोशिश करता है। काय हार नहीं मानता और वार करता रहता है, जिससे शील्ड टूट जाती है। अल्फ्रेया जख्मी हो जाता है। वो काय को गले से पकड़ के उठाता है। तभी पीछे से रीरेन और जीना अपने मैजिक और वेपन को मिला के लॉन्ग बाव ऑफ द फुल मून बनाते हैं। जीना अल्फ्रेया पे निशाना लगा के फायर करती है। अल्फ्रेया की आधी बॉडी डिस्ट्रॉय होती है। अल्फ्रेया पावर अप करने की कोशिश करता है, तभी काय उसके दुनिया की निंजा टेक्निक यूज करके पावरफुल पंच मारता है, जिससे अल्फ्रेया का खेल खत्म हो जाता है। आखिर में अल्फ्रेया को सारी चीजें याद आती है। वो अपने किए पर अफसोस जताता है। उसके हारने के वजह से एल्फ एल्डर आजाद हो जाती है। अल्फ्रेया काय से बोला, मुझे कुछ याद है जो सिड ने कहा था, उसका वजूद होना चाहिए। काय बोला, किस चीज के बारे में ऐसा कहा था? अल्फ्रेया बोला, मुझे नहीं पता, पर वो बहुत परेशान था। जो कुछ भी हो रहा है उसका एक ही कारण है और वो है नफरत। शायद तुम ही हो जो इस नफरत को इस दुनिया से मिटा सकते हो। आखिर में अल्फ्रेया धूल बनके खत्म हो गया। सब लोग पैलेस से नीचे आते हैं। काय रफाइल से पूछता है, अल्फ्रेया का बर्ताव कब से बदल गया, तुम्हें कुछ मालूम है क्या? रफाइल बोला, जब से वो लास्ट राइजर दिखने लगा तब से हमारे लॉर्ड अपने साथी एंजल्स से दूर रहने लगे थे। रीने देखती है कि वो और सिड भाग रहे हैं। रीने गिरती है तो सिड उसे उठाकर भागता है। उनके पीछे लास्ट राइजर था। सिड बोला, क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? तभी रीने अपने सपने से जाग जाती है। सामने काय को देख के उसे गले लग जाती है। रीने बोली, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। काय उसे दिलासा देता है। तभी जीना बोली, अचानक आने के लिए माफ करना। रीने बोली, तुम कब आई? जीना बोली, मैं यही थी, तुम्हें तो बस काय दिखता है। मैंने कहा था ना, फाइट के बाद मैं सब कुछ जानना चाहूंगी। सब सच बताने के बाद काय बात छुपाने के लिए माफी मांगता है। जीना बोली, तुमने पहले कहा होता तो मैं तुम्हें डीमंस का जासूस समझती, लेकिन तुमने जो हमारे लिए किया है उससे मुझे तुम पर भरोसा है। जीना का मूड चेंज होता है और रीने के विंग्स छूने की रिक्वेस्ट करती है। जब वो उसे छूती है तो रीने को बुदबुदी होती है। दूसरे दिन सेलेस्टियल्स और इंसानों में समझौता होता है कि कोई भी एक दूसरे के इलाके में अगले 1 साल के लिए जाएगा नहीं। साथ ही ड्रॉफ जीना को एक स्वॉर्ड और काय को उसकी न्यू बुलेट देते हैं गिफ्ट के तौर पर। एल्फ एल्डर जीना से पूछती है, तुम अब किससे लड़ने वाली हो, स्पिरिट्स या बीस्ट से? जीना बोली, हम क्या करने वाले हैं ये आपको नहीं बता सकते। एल्डर बोली, उनके तरफ जाने वाला रास्ता हमारे जंगलों में से जाता है। मैं हमारे तरफ से एक नेविगेटर को तुम्हारे साथ भेजना चाहती हूँ। जीना बोली, क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? एल्डर बोली, हमें भी जानना है कि लॉर्ड अल्फ्रेया के साथ हुआ क्या था। जब मैं याद करती हूँ तो 10 साल पहले हमारे इलाके में घुसने वाले एक घुसपैठिए को लॉर्ड अल्फ्रेया ने पकड़ा था। वो था मिथिकल बीस्ट हीरो फैंग किंग राथी। सब लोग चौंक गए। रफाइल बोला, मैंने भी देखा था उससे। वो दोनों उस वक्त वहां अकेले थे। दोनों ने कुछ घंटे बात की। उन्हें देख के मुझे ऐसे लगा वो कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। कुछ देर बाद एक लास्ट राइजर हमारे लॉर्ड अल्फ्रेया को देख रही थी। जीना बोली, अल्फ्रेया के साथ क्या हुआ जानने के लिए किसी को हमारे साथ भेजना चाहते हैं। रीरेन बोली, इनके साथ आज जिसे भी भेजेंगी वो एक बंदी के जैसा होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसकी जान भी जा सकती है। आखिर कौन जाएगा इनके साथ? तभी एल्फ एल्डर बोली, तुम जाओगी रीरेन? ये सुनकर रीरेन चौंक जाती है। वो बोली, आप मुझे क्यों भेज रही है? एल्फ एल्डर बोली, जब से तुम्हें ये इंसान काय मिला है तब से उसके आसपास रहती हो। हर वक्त तुम उससे चिपकी रहती हो। रीने बोली, ये सही है, तुम हमेशा काय से चिपकी रहती हो। तुम मेरे काय के पीछे पड़ी हुई हो। रीरेन इन सब चीजों को मना करती है। काय से बोली, तुम चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो।
काय बोला मुझे खुशी होगी अगर तुम साथ चलो तो एल्फ एल्डर भी इस बात पर मान जाती है। दूसरे दिन जीना आई और रेबल आर्मी के एडवाइजर से बोली 1 साल के लिए सेलेस्टियल्स के साथ समझौता हुआ है, इसका क्या करना है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। जीना एम्परर को साथ देने के लिए शुक्रिया कहती है। एम्परर बोला इसका मतलब अर्सर और आयो और रेबल आर्मी साथ मिलकर काम नहीं कर सकी, अब तक तुमने जिस टैक्टिस से काम किया वो आगे काम नहीं आएंगे। 2 डेमन हीरोज के हारने के वजह से बाकी हीरोज इंसानों को हल्के में नहीं लेंगे। स्पिरिट्स और बीस्ट के लिए हम एक खतरा बन गए हैं, तो वो अब सतर्क रहेंगे। तुम लोगों को फौरन निकलना चाहिए, इससे पहले स्पिरिट्स और मिथिकल बीस्ट कोई हरकत करे। दूसरी तरफ एक वाटरफॉल के पास बीस्ट हीरो राथी और स्पिरिट हीरो रिक्यूगन क्योको मिलते हैं। बीस्ट हीरो राथी वेनेसा और अल्फ्रेया के साथ जो हुआ उसके लिए अफसोस जाता रही होती है। स्पिरिट हीरो क्योको बोली अपना ये नाटक करना बंद करो। राथी बोली तुम काफी समझदार हो जो तुम्हें हालात का अंदाजा लगाना आता है। इसी जगह इसी वक्त स्पिरिट जाति खत्म होगी कि फाइट बड़े धमाके के साथ चालू होती है। क्योको धुएं में से आसमान में उड़ जाती है। राथी उसके पीछे जाके उसे जमीन पर गिरा देती है, एक जोरदार हमला करती है जिससे जमीन में बड़ा होल बन जाता है। क्योको खुद को अलग करके राथी को घेर लेती है, अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके राथी को आसमान से नीचे पटक पटक के मारती है। आखिर में राथी को बहुत जोर से जमीन पर पटकती है। क्योको नीचे आती है, तभी लास्ट राइजर राथी के पीछे से आके क्योको को पकड़ता है। लास्ट राइजर क्योको पर जीरो कोड यूज करके उसे मिटाने लगती है, तभी क्योको वहां से गायब हो जाती है। राथी बोली तुमने अच्छा काम किया लास्ट राइजर। दूसरी तरफ काय और उसके साथी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। काय बोला ये रास्ता बहुत बड़ा है। रीरेन बोली ये इसलिए क्योंकि इस रास्ते को उकेरा चूचूपुरीन यूज करते हैं जो बहुत बड़े हाथी होते हैं। ये बहुत कम दिखते हैं, अगर ये किसी कार पर कूद जाए तो उसके टुकड़े भी नहीं बचते। इससे साकी और आशुरान डर जाते हैं। आशुरान बोला अगर वो अब हमारे सामने आ गया तो हम क्या करेंगे। रीरेन बोली फिर तो हमारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। साकी बोली क्या इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। रीरेन बोली साउथ में जाने का ये सबसे छोटा रास्ता है। रीने बोली मुझे ये समझ नहीं रहा रीरेन काय के बाजू में क्यों बैठी है। रीरेन बोली मैं नेविगेटर हूं तो मैं आगे ही बैठूंगी ना। साकी बोली अगर रीरेन को किसी ने देखा तो वो हम पर कैसे भरोसा करेगा। रीरेन बोली इसकी चिंता मत करो, मेरे कपड़े मैजिकल है जो मेरी पहचान छुपाते हैं। मेरा असली रूप सिर्फ उनको दिखता है जो मुझे जानते हैं, इसका मतलब मैं रीने से ज्यादा काबिल हूँ। इस बात पर रीने और रीरेन के बीच में झगड़ा होने लगता है। तब काय उन्हें शांत रहने के लिए बोलता है। जीना रीरेन से बोली आगे रेस्ट करने के लिए कोई जगह है क्या। रीरेन बोली आगे आधे दिन के सफर पे हॉट स्प्रिंग है, वहां पे रुक सकते हैं। फिरेन बाहर की तरफ देख के बोली इस जगह को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ खाया है, लगता है ये मिथिकल बीस्ट का काम है। जीना बोली हम लोग इस वक्त सेलेस्टियल्स के इलाके में हैं, लगता है पिछली बार के जैसे इस बार भी मिथिकल बीस्ट ने बॉर्डर क्रॉस किया है। दूसरी तरफ बीस्ट हीरो राथी बोली रिक्यूगन क्योको तुमने खुद को बहुत सारे टुकड़ों में बांट लिया है, मैं तुम्हें और तुम्हारे कोर को फील नहीं कर पा रही, तुम सच में भाग गई। कोई बात नहीं, तुम्हें मारने के कई मौके मिलेंगे फ्यूचर में। वो आदमी जिसने टैबू कोड को टच किया वो वर्ल्ड के सेंटर में पहुंच जाएगा, तब देखना पड़ेगा वो किस तरह का रास्ता चुनेगा। दूसरी तरफ काय और बाकी सब रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। काय और उसके दोस्तों के साथ स्प्रिंग में नहाने के बाद अपनी जीना के बॉडीगार्ड के काम पे जाता है। अब सारी लड़कियां स्प्रिंग में नहा रही होती है। रीरेन और रीने में आर्ग्यूमेंट चलती है कि किसकी बॉडी अच्छी है। जीना उन्हें शांत करती है और पास्ट की कुछ बातें जो उसने काय से की थी वो बताती है। जीना काय से लास्ट राइजर के बारे में पूछती है। काय बोला मेरे दुनिया में उस मॉन्स्टर का कोई रिकॉर्ड नहीं, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। अब तक की चीजें देख के मैं इतना बता सकता हूँ कि लास्ट राइजर हीरो पर नजर रखे हुए है। जब भी मैं सिड का नाम लेता हूँ वो लास्ट राइजर उन पर हमला कर देती है। जीना ये सारी बातें रीरेन और रीने को बताती है। जीना आगे बोली जब हम किसी हीरो से लड़ें तब वहां पर लास्ट राइजर ना आ जाए। रीने बोली मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, पर मुझे डर लगता है और मेरी बॉडी हिलना बंद करती है। जीना रीने को शांत करती है। तभी एक धमाके की आवाज आती है। तब हम देखते हैं एक मिथिकल बीस्ट ने कैंप पर हमला किया होता है। उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। काय भी उस बीस्ट पर हमला करता है लेकिन उसकी बुलेट भी बीस्ट का कुछ असर नहीं करती। तब फीरेन और काय मिलकर अटैक करते हैं लेकिन इसका भी बीस्ट पर कोई असर नहीं होता। फीरेन बीस्ट पर स्टन ग्रेनेड फेंक देती है और सबको सेफ जगह पर जाने बोलती है। फीरेन जीना से बोली हमारे पास ऐसा कुछ नहीं जिससे हम इसे नुकसान पहुंचा सके, हम दोनों इसका ध्यान भटकाते हैं, तब तक सबको लेके यहां से चली जाए।
जीना बोली काय हम इसे कैसे हराएंगे? अगर हमें स्पिरिट और बीस्ट हीरो को हराना है तो इस तरह के बीस्ट को देख के पीछे हट नहीं सकते। काय बोला इसके सर के बीच में एक मैजिकल ऑर्गन है, उसे निशाना बनाने पर हम इसे मार पाएंगे। जीना उस बीस्ट को हराने के लिए एक प्लान बनाती है। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। सब लोग बीस्ट पर फायरिंग करते हैं जिससे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तभी फिरेन उस पर हमला करती है जिससे उसका ध्यान भटकता है और काय मौका देख के एक चीज फेंकता है। रीरेन बोली ये मशरूम फॉग है, कुछ वक्त के लिए ये बीस्ट देख और सुन नहीं सकता। रीने अपने मैजिक से बीस्ट पे हमला करती है, काय भी उसके सर पर वार करता है। तभी वो बीस्ट रीने पर हमला करता है। काय वक्त रहते रीने को बचा लेता है जिसमें उसका हाथ जख्मी हो जाता है। तभी बीस्ट रीरेन की ट्रैप में फंस जाता है। रीरेन बोली तुम्हारा प्लान काम कर गया जीना, वो ट्रैप के अंदर जल रहा होगा। रीने काय के जख्म को देख के रोने लगती है और उसके हालत के लिए खुद को दोषी समझ के खुद को कोसने लगती है। तब काय उसे दिलासा देके शांत करता है। रीरेन काय का इलाज करती है और सब लोग कैंप में आके सोते हैं। तब सबको एक सपना आता है। उन्हें आवाज आती है, उठ जाओ और मेरे पास आओ, तुम वो बच्चे हो जिसे तकदीर बहुत प्यार करती है। तुम्हें दुनिया से बाहर कर दिया गया है और तुम्ही ने टैबो कोड को टच किया है। जीना बोली क्या ये सपना था? काय बोला मुझे ये लगता है मैंने ये आवाज पहले भी सुनी है। दूसरे दिन सुबह वो सपने वाली जगह पर जाने के लिए निकलते हैं। रीरेन बोली मैं तुम्हें वहां ले जा रही हूँ, लेकिन वहां पर कुछ भी स्पेशल नहीं है, वहां पर सिर्फ पत्थर की मूर्तियां हैं। काय बोला तुम वहां पहले भी गई हो? वो बोली हाँ, मैं हमेशा से सोचती थी कि इंसानों ने इतनी बेकार सी चीज क्यों बनाई। जीना बोली इंसानों ने इतनी दूर ये बिल्डिंग क्यों बनाई? सब लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तब उन्हें आवाज आती है, अंदर आ जाओ, तुम्हें किस चीज का डर है? जिन्हें तकदीर ने चुना है उन्होंने दुनिया के सेंटर को खोज लिया है। काय रीरेन को पूछता है, तुमने वो आवाज सुनी? रीरेन बोली नहीं। तब रीने अंदर की तरफ जाती है। काय रीरेन को बाहर रोककर पहरा देने के लिए बोल के अंदर जाता है। काय बोला ये तो बिल्कुल ग्रेव यार्ड के जैसा है। रीने बोली मुझे अंदर से मेरे जैसी मैजिकल पावर फील हो रही है और वो बहुत पावरफुल है। वो तीनों एक स्टैचू के पास पहुंचते हैं जिसके बारे में रीरेन ने बताया था। जीना बोली क्या ये कोई टेम्पल है? काय बोला मुझे नहीं पता, पर मैंने इस स्टैचू को कहीं देखा है। तभी वो आवाज आती है। वो बोली तकदीर के प्यारे लोगों यहाँ आने के लिए शुक्रिया। जीना बोली ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो आवाज बोली मैं यही तुम्हारे सामने हूँ, मुझसे डरो मत, जैसा कि तुम देख सकते हो मैं पावरलेस हूँ। जीना पूछती है तुम कौन हो? वो आवाज बोली वास्तविकता हूँ, उस दुनिया की जहाँ पांचों जाति का महायुद्ध खत्म हुआ था। मैं इस मोमेंट का वेट कर रही थी जो इस दुनिया में सिड की जगह लेने के काबिल हो। काय ने पूछा तुम सिड को जानती हो? वो बोली हाँ, मैं उसे तुमसे भी ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। तुम मुझे ध्यान से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। काय उसे ध्यान से देखकर बोला तुम प्रोफेट गॉड हो। वो आवाज बोली इंसानों के लिए मैं आसला सोलका के नाम से जानी जाती थी। जीना पूछती है इसका मतलब क्या है? काय बोला मैंने बताया था मेरे दुनिया में सिड नाम का हीरो था जिसने चारों हीरो को हराया था। सिड को सारी प्रोफेसी मालूम थी इसलिए उसे प्रोफेट बोलते थे। जिसने उसे प्रोफेसी और कोड होल्डर दी थी उसे कहते हैं आसला सोलका द प्रोफेटिक गॉड। मैं भी इसे एक फेरी टेल मानता था। गॉड बोली बहुत वक्त पहले इंसान मेरी पूजा करते थे, इसलिए मैंने कोड होल्डर बनाए इंसानियत की रक्षा करने के लिए। काय को याद आता है जो आवाज उसे पहले सुनी थी वो गॉड की थी। वो बोला वो आवाज तुम ही थी। गॉड बोली आखिरकार तुमने पहचान लिया। मैं खुश हूं कि इस दुनिया में जहां सिड नहीं है तुमने कोड होल्डर को ढूंढ लिया। जीना बोली तुम्हें हमसे क्या चाहिए? गॉड बोली मेरे पास तुम्हारे लिए प्रोफेसी है। मैंने मेरी सारी स्ट्रेंथ कोड होल्डर में लगा दी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ। इसीलिए इस दुनिया का रिइंकार्नेशन नहीं रोक पाए। काय बोला हमें विस्तार से बताएं इस रिइंकार्नेशन के बारे में। गॉड बोली नहीं बता सकती क्योंकि ये मेरे नॉलेज से बाहर है। जितना मैं जानती हूँ किसी ने इस दुनिया को ओवरराइट किया है गलत हिस्ट्री के साथ, इसलिए सिड गायब है इस दुनिया से। वो हिस्ट्री पूरी मिटाई गई है जहां इंसान जंग जीते थे। जीना गॉड को चिल्ला के बोली रुको, यहाँ इंसान काफी सालों से फाइट कर रहे हैं और तुम ये बोल रही हो कि ये फेक है। वो सारी मेहनत सैक्रिफाइस सच नहीं है। गॉड बोली यही तो उल्टा है। दुनिया के रिइंकार्नेशन से उसकी किस्मत भी रिवर्स होनी चाहिए थी, पर अभी भी वो रिवर्स पूरा नहीं हुआ है। जीना बोली तुम्हारा क्या मतलब है? गॉड बोली दुनिया को पूरी तरह बदलने का क्या कारण हो सकता है? काय बोला पूरी इंसानियत का सफाया। गॉड बोली सही कहा, पर अभी तक इस दुनिया में इंसान अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं और ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। इस गलत दुनिया में तुम्हारी मेहनत असली सच है। जीना बोली ये सुन के अच्छा लगा। गॉड बोली मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है।
तुम्हें इस दुनिया को ठीक करना होगा। प्रोफेट जीना, सिर की जगह लो, इस दुनिया में इंसानियत की हीरो बनो। जीना बोली, मैं ही क्यों? गॉड बोली, मैंने इस दुनिया को ऊपर से देखा है, इंसानों को दबाया जा रहा है, बाकी के 4 जाति की तरफ से कुछ ही इंसान है जो सिर की जगह ले सकते हैं, उनमें से एक तुम हो जीना। गॉड काय से बोली, तुम्हें इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था, इसलिए तुम सिर की जगह नहीं ले सकते, इसीलिए जीना यहाँ पर फिट बैठती है। जीना बोली, मुझे करना क्या होगा? गॉड बोली, वही करो जो करती आए हो, अपने साथियों को गाउट करो, बाकी हीरोज को हरा दो और लास्ट राइजर को भी हराओ। एक बार ऐसा हो गया तो दुनिया फिर से रिस्टोर हो जाएगी। काय गॉड से पूछता है, आपको लास्ट राइजर के बारे में कुछ पता है क्या? गॉड बोली, नहीं, असली हिस्ट्री में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जीना बोली, तब क्या होगा जब हम बाकी हीरोज को और लास्ट राइजर को हरा देंगे? गॉड बोली, ये डिपेंड करता है कि इस वर्ल्ड को किसने ओवरराइड किया है, या तो ये दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाएगी या फिर यही से कंटिन्यू होगी जब इंसान जीत हासिल कर लेंगे। अभी के लिए जंग जीतने पर ध्यान दो, और काय मुझे तुमसे काफी उम्मीद है और उस लड़की से भी। जीना अपने रास्ते पर चलो और इंसानियत के हीरो बनो। इतने लंबे बातचीत के बाद काय, जीना और रीने बाहर आते हैं। रीरिन गुस्से में पूछती है, किस वजह से तुम्हें इतना टाइम लगा? काय माफी मांगता है और अंदर क्या हुआ ये बताने वाला होता है, तभी जीना बोली, कुछ नहीं, हमें बस कुछ अजीब पुतले मिले, हमें अब निकलना चाहिए, हमारे साथी वेट कर रहे हैं। रिलेन रीने का हाथ पकड़ के उसे रोकती है, पेड़ पर लगे फल को दिखा के बोली, ये विंटर सेज फ्रूट है, उसकी मैजिकल प्रॉपर्टी किसी भी जख्म को भर सकती है। रीने बोली, मैं क्यों निकालूं? रीरेन बोली, तुम उड़ सकती हो। काय जीना से बोला, प्रोफेट जीना, इसकी इतनी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ आखिर तक हूँ, हम दोनों मिलके ये 5 जाति के महायुद्ध को रोकेंगे। जीना बोली, प्रोफेट की मायने नहीं रखती, बस हमें वो करना है जो हम करते आए हैं। सब लोग स्पिरिट्स के इलाके की तरफ जा रहे हैं। रीरेन काय को एक ड्रिंक देती है जो उसने उन फलों से बनाए हैं जो रीने ने तोड़े थे। रीने बोली, इसे मत पियो, ये खराब है। रीरेन उसे काय को पी के दिखाती है। ड्रिंक इतनी खराब थी कि रीरेन उल्टी कर देती है, खुद को जस्टिफाई करने के लिए बोली, ड्रिंक जितनी कड़वी हीलिंग उतनी अच्छी। ऐसा बोले कि वो काय को वो ड्रिंक देती है। रीने बोली, काय इसे मत पियो, तुम शायद इससे मर सकते हो। काय बोला, पर ये एल्विन स्पिरिचुअल मेडिसिन है। तभी जीना रेडियो पर बोली, हम अब बॉर्डर पार करके यूलून फेडरेशन पहुंचने वाले हैं। सभी लोग अलर्ट रहे। साकी गाड़ी का रूफ टॉप खोल के ऊपर से नजर रखने लगती है। उसे एक ग्रेव यार्ड दिखता है। वो काय से पूछती है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है? काय और बाकी सब रुक के उसे देखने लगते हैं। काय सबको उसके बारे में बता रहा होता है। रीने बोली, वो सब यही है, हम उनसे घिरे हुए हैं। तभी बहुत सारी स्पिरिट्स ऊपर से आकर उन्हें घेर लेती है। जीना सबको ऑर्डर देती है, सब लोग खुद को बचाओ। सब लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। फायरिंग शुरू होती है, पर स्पिरिट्स भारी पड़ने लगती है। जीना सबको गाड़ी में बैठने का ऑर्डर देती है। काय बोला, स्पिरिट्स पर गोलियों का कोई असर नहीं होगा, उन्हें सिर्फ जलाकर खत्म किया जा सकता है। सब लोग थके हुए होते हैं, निराशा उनके चेहरे पर दिखती है। तभी आवाज आती है, सबको एक बार में ही जला के खत्म करो। बहुत सारे फ्लेम थ्रोवर स्पिरिट्स को जलाने लगते हैं। काय और बाकी सब ये देख के हैरान होते हैं। सारे स्पिरिट्स खतरा भांपकर एक साथ मिलने लगते हैं। तभी वो आदमी कूदकर उस स्पिरिट पर हमला करके खत्म करता है। वो आदमी बोला, क्या तुम ठीक हो असर रेबल आर्मी? फिरेन उसे पहचानती है। वो बोली, लॉर्ड बालमुन। वो लोग आपस में जान पहचान और शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। रीने काय से बोली, वो अभी भी यही है। ये जान के सब चौकन्ने हो जाते हैं। स्पिरिट्स उन्हें चारों तरफ से घेर के कैद करने की कोशिश करते हैं। बालमूंग और जीना फायरिंग का ऑर्डर देते हैं। उन पर ना बुलेट्स ना फ्लेम थ्रोअर का कोई असर होता है। काय की बुलेट्स भी वेस्ट होती है। रीरेन बोली, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, पता नहीं ये मैजिक के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तभी काय को आइडिया आता है। वो जीना को बोला, मैं रास्ता बनाता हूँ, सबको यहाँ से निकालो। सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। काय अपनी एक स्पेशल बुलेट गन में लोड करके फायर करता है, जिससे उन्हें जाने के लिए रास्ता बन जाता है। काय बोला, मुझे यही उम्मीद थी ड्रॉफ ने बनाई हुई बुलेट से। सब लोग वहां से बच के निकलते हैं। बालमुंग जीना से रेडियो पर बोला, बेस पे जाने से पहले मुझे एक जगह पर रुकना है। वो लोग एक तालाब के पास आते हैं। बालमुंग बोला, हमारी जानकारी के हिसाब से यहाँ पर कोई तालाब नहीं था, ये अचानक से कहाँ से आया? रीने बोली, ये कोई तालाब नहीं है, ये एक स्पिरिट है। तभी वहां का सारा लिक्विड आसमान में जमा होने लगता है। वो स्पिरिट नीचे आके एक शेप लेने लगती है। काय और बालमुंग उसे पहचान लेते हैं। वो होती है स्पिरिट्स की हीरो रिक्यूगन क्योको बोली, इंसान तुम रास्ते में हो। क्योको सब पर हमला कर देती है। काय सबको हटने के लिए बोलता है।
सब लोग क्योको के हमले से बच जाते हैं। इसे देख के क्योको अपने हाथ को ऊपर उठा के बड़ी बॉल बनाती है। वो एक गाड़ी को तोड़ देती है। काय मौका देख के उसके पास आके उसे बीच में काट देता है। बालमोन क्योको को जलाने का ऑर्डर देता है। उसके आदमी फ्लेम थ्रोवर से हमला करते हैं। क्योको अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है जिससे उस पर फायर का कोई असर नहीं होता। क्योको उसी फायर से इंसानों पर हमला करती है। तब काय उस हमले को कोड होल्डर की मदद से काट देता है। क्योको बोली क्या वो कोड होल्डर है। दूसरी तरफ लास्ट राइजर बोली सावधान स्पिरिट हीरो रिक्यूगन क्योको और कोड होल्डर के बीच कांटेक्ट हुआ है। क्योको काय से पूछती है बताओ इंसान तुम्हारे पास कोड होल्डर क्यों है। काय बोला मुझे मालूम नहीं था स्पिरिट्स भी बात कर सकती है। क्योको बोली वो स्वॉर्ड जिस इंसान के पास थी उस इंसान ने उसने मुझे। क्योको को आगे कुछ याद नहीं आता तो काय बोला क्या वो सिड था। क्योको बोली हाँ वो सिड था, वो इंसान जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, पर उसने मुझे विजडम दी, उसके वजह से मैं इंसानी भाषा सीखी उसके कहे गए शब्दों को समझने के लिए। वर्ल्ड रिइंकार्नेशन तो बस शुरुआत है। काय बोला इसका क्या मतलब है, आगे और क्या आने वाला है। तभी क्योको के पीछे से लास्ट राइजर आके उसे पकड़ता है। वो क्योको पर जीरो कोड अप्लाई करके उसे खत्म करने की कोशिश करती है, पर क्योको खुद की बॉडी के हिस्से अलग करके लास्ट राइजर के हमले से बच जाती है। क्योको खुद को एक बॉल के शेप में असेंबल करके लास्ट राइजर पर हमला करती है। लास्ट राइजर बोली अनएक्सपेक्टेड डैमेज प्रायोरिटाइजिंग प्रोटेक्शन ऑफ सील्ड बॉडी, ऐसा बोल के वो भाग जाती है। क्योको बोली मैं थक गई हूँ, मैं सीज फायर का ऐलान करती हूँ। बालमुंग बोला वो तुम थी जिसने हम पर हमला किया। क्योको बोली तुम तब आए जब मैं हील हो रही थी, मुझे लगा तुम हमला करने आए हो। मैं राथी के साथ फाइट की थी, वो काफी ताकतवर है, पर प्रॉब्लम वाली बात वो चीज है अभी जो मॉन्स्टर आया था, इससे पहले ऐसे ही मॉन्स्टर ने मुझ पर हमला किया था। काय बोला लास्ट राइजर। क्योको बोली लास्ट राइजर सही कहा, सिड भी उसे यही बुलाता था। सभी जाति के हीरो अपने जाति के लिए अच्छा चाहते हैं, पर वो किसी भी जाति का भाग नहीं है, वो इस दुनिया की नफरत से बना हुआ मॉन्स्टर है। जीना बालमुंग से बोली उसके शब्द मानने लायक है, जो मॉन्स्टर तुमने देखा उसने हमारे साथ डेमन हीरो वेनेसा और सेलेस्टियल हीरो अल्फ्रेया पर भी हमला किया था। बालमुंग बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्पिरिट्स की बात मान के सीज फायर का ऐलान करूं। जीना बोली मैंने डीमंस और सेलेस्टियल्स के साथ सीज फायर की है, इसका ये मतलब नहीं कि जो कुछ भी हुआ वो हम भूलकर उनसे नजदीकियां बढ़ाए। बालमुंग उसकी बात मानकर बोला ऐसा है तो थोड़े वक्त के लिए हम हथियार नीचे डाल सकते हैं। क्योको बोली क्योको अब जा रही है। काय बोला कहाँ जा रही हो। क्योको ने ग्रेव यार्ड की तरफ इशारा करके कहा उस काले घर में जहां क्योको पहली बार लास्ट राइजर से मिली थी। काय बोला मतलब वर्ल्ड रिइंकार्नेशन होने से पहले वो मिली थी। क्योको बोली ग्रेव यार्ड मुझे याद आ रहा है, सिड के जाने के बाद लास्ट राइजर आया था, डेमन हीरो वेनेसा, सेलेस्टियल हीरो अल्फ्रेया और क्योको ने उसका ऑफर रिजेक्ट किया, पर फैंग किंग राथी ही थी जिसने उसका ऑफर एक्सेप्ट किया। वो बीस्ट अब लास्ट राइजर के साथ काम कर रहा है। तभी जीना और बाकी सब आ जाते हैं। क्योको काय से ग्रेव यार्ड में जाने का रास्ता पूछती है। काय उन्हें अंदर ले जाता है। अंदर पहुंचने के बाद कोड होल्डर चमकने लगती है और सिर की आवाज आती है मुझसे एक गलती हो गई और मैं रीने को बचा नहीं पाया, प्लीज उस जगह पहुंचो जहां मैं नहीं जा पाया। कोड होल्डर से एक रोशनी निकलती है जिससे वहां पे एक दरवाजा बन जाता है और सब लोग उसके अंदर चले जाते हैं। सब लोग चौंक जाते हैं। बालमुंग और फीरेन को ये कोई ट्रैप लगता है। फीरेन काय से इसे एक्सप्लेन करने बोलती है। काय बोला मुझे नहीं पता, जब मैं ओरसा में था तब भी ऐसा हुआ था। क्योको आगे बढ़ने लगती है। बालमुंग पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। क्योको बोली मुझे एक पावरफुल मैजिकल एनर्जी सेंस हो रही है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं, वहां पर अल्फ्रेया का स्टैचू देखकर सब हैरान होते हैं। रीरेन अल्फ्रेया के स्टैचू को छू के कहती है मुझे मैजिकल एनर्जी महसूस हो रही है, अगर मुझे इसे एनालाइज करने का मौका मिले तो मैं ठीक करने का इलाज ढूंढ पाऊं। तभी बालमुंग उस स्टैचू को तोड़ने वाला होता है। रीरेन उसे ऐसा करने से रोकती है। क्योको स्टैचू पर हाथ रख के बोली तो जीरो कोड ऐसा काम करता है। तभी आसमान में पोर्टल ओपन होता है। लास्ट राइजर उसमें से सर निकाल के बोली यहाँ पर अनऑथराइज्ड लोग आए हैं, मुझे पहले सील्ड बॉडी को बचाना होगा। लास्ट राइजर अल्फ्रेया के स्टैचू के पास जाके सबको देखने लगती है। तब बालमुंग, रीरेन और फीरेन लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लास्ट राइजर बोला एनालाइज कंप्लीट हुआ, जिनके पास सिड की मेमोरी है उन्हें खत्म करना होगा, बाकी लोगों को एक्सक्लूड करना होगा। ऐसा बोल के बाकी चारों को लास्ट राइजर पोर्टल में खींच के ग्रेव यार्ड के पास भेजती है। जीना उठ के ग्रेव यार्ड की तरफ जाने लगती है। बालमुंग बोला तुम्हें लगता है अगर तुम उस मॉन्स्टर से लड़ी तो उससे जीत सकती हो।
जीना बोली मेरे पास एक ताकत है। रीरेन बोली तुम्हें अपनी जिंदगी और छोटी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वहां जाने का दरवाजा पहले ही बंद हुआ है, अभी हमें एक प्लान की जरूरत है। बालमोन बोला याद रखो मैंने हार नहीं मानी है, अंदर जाने से पहले हमें वेपन्स जमा करने चाहिए। रीरेन भी बोली कुछ है जो मुझे भी ट्राई करना है। दूसरी तरफ लास्ट राइजर ने उन तीनों पर हमला किया होता है। क्योंकि लास्ट राइजर पे हमला करती है तो लास्ट राइजर जीरो कोड से उसका हमला काट देती है। काय लास्ट राइजर के नजदीक जाके हमला करके उसके टेंटिकल्स काट देता है। क्योंकि रीने से बोली तुम लड़ क्यों नहीं रही। रीने बोली मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इसकी तरफ देख भी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों है, मैं तो काय का साथ देना चाहती हूँ। क्योंकि बोली ऐसा है तो मुझे तुम्हारा थोड़ा मैजिक दो। क्योंकि रीने से मैजिक लेती है। इधर काय लास्ट राइजर से लड़ रहा होता है। तभी क्योंकि लास्ट राइजर को आइस में जमा देती है और उस पर कूद के उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से लास्ट राइजर ठीक होके आता है। क्योंकि बोली अगर ये रिजेनरेट हो सकती है तो इसने वो तब क्यों नहीं किया जब मैंने इसे डैमेज दिया। काय बोला मुझे अभी याद आया वेनेसा के साथ लड़ाई में भी ऐसा हुआ था, ये तभी रिजेनरेट होती है जब ये अल्टरनेट स्पेस में हो। क्योंकि बोली पिछली बार तुम इससे कैसे बचे थे। काय बोला पिछली बार मैं परेशान था, तब मैंने कोड होल्डर से हमला किया तो वहां की अल्टरनेट स्पेस कट गई और हम वहां से निकल गए। ये सुन के क्योंकि अपनी पावर का यूज करके अल्फ्रेया के स्टैचू को उठाकर भागती है। ये देख के लास्ट राइजर चीखने लगती है। भागते हुए रीने को काय के अंदर सिर की परछाई दिखती है। क्योंकि भागते हुए लास्ट राइजर पर हमला करती है पर उसका कोई असर नहीं होता। लास्ट राइजर भी हमला करता है तो काय उसे रोकता है, जिससे स्पेस कट हो जाता है और वो सब उसमें से निकल के ग्रेव यार्ड में आते हैं। उनके पीछे लास्ट राइजर भी आता है। तब क्योंकि थंडर से हमला करके लास्ट राइजर को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ रीवेन कुछ बना रही होती है, तभी उन्हें बड़े धमाके का आवाज आता है। इधर ग्रेव यार्ड में क्योंकि बोली मैं अब थक गई हूँ, तभी वहां पर लास्ट राइजर अल्टरनेट स्पेस से वहां आने लगती है। इधर रीवेन बोली ये किस तरह की मैजिकल पावर है जो लास्ट राइजर वहां पर आती है। वो होती है जिसने रीने को कैद किया होता है। वो लास्ट राइजर बोली तकदीर के साथ छेड़खानी हो रही है, इसलिए फाइनल एंटिटी को डिलीट करना होगा। लास्ट राइजर गुस्से में काय और रीने को देखता है। रीने बोली मुझे याद आ रहा है, सिर्फ उस चीज से लड़ रहा था, मुझे बचाने के लिए आखिर में पकड़ी गई, मैं फिर से अकेली नहीं रहना चाहती। काय बोला ऐसा फिर नहीं होगा, तुम्हारे पास मैं हूँ। दूसरी तरफ टेंपल में गॉड की मूर्ति बोली सिड मुझे माफ कर दो, काय मैं तुमसे किसी दूसरे तरीके से मिलना चाहती थी। लास्ट राइजर पोर्टल ओपन करके काय पर हमला करती है। तभी क्योंकि लास्ट राइजर पर हमला करती है, उसके बैरियर के वजह से रुक जाता है। लास्ट राइजर जीरो कोड से क्योंकि को कैद कर लेता है। लास्ट राइजर क्योंकि को एग्जीक्यूट करने वाला होता है। तभी क्योंकि अपनी पावर को बढ़ाती है और बोलती है यूनिवर्सल मिररिंग फाइनल लाइट। ऐसा बोलते ही बहुत बड़ा धमाका होता है जो ग्रेव यार्ड के बाहर जीना और बालमून भी उसके इम्पैक्ट को देखते हैं। इतने बड़े धमाके के बाद सेलेस्टियल हीरो अल्फ्रेया का स्टैचू ग्रेव यार्ड के बाहर आता है। जीना बालमून को उसे देखने बोल के ग्रेव यार्ड के पास आके काय को आवाज देती है। काय रीने के बनाए बैरियर से बच जाता है और जीना को अंदर आने कहता है। तभी लास्ट राइजर अपनी आधी अधूरी बॉडी के साथ खड़ा होता है, अपनी बॉडी को थोड़ा चेंज करता है। काय और रीने भागने लगते हैं। तब लास्ट राइजर रीने को पकड़ के बाहर आती है और उसे मारने वाली होता है। तभी रीने अपनी पावर का यूज करके एक थंडर अटैक करती है, जिससे दोनों जमीन पर गिरती है। लास्ट राइजर रीने को पकड़ने वाला होता है, तभी काय आके उसके हाथ को रोकता है। काय उसके हाथ को हटा के उस पर हमला करता है तो लास्ट राइजर उसके अराउंड एक बैरियर बनाता है। काय का हमला बैरियर पर लगता है, तभी फीरेन आके एक साइड से हमला करती है। बालमून भी बैरियर के दूसरी साइड से हमला करता है। लास्ट राइजर अपने विंग्स से सबको दूर धकेलती है। बालमून एक ग्रेनेड फेंकता है। फीरेन काय को रीने को कवर करने बोल के हमला करती है। बाकी के सोल्जर लास्ट राइजर पर फायरिंग करते हैं, पर इस सब का उस पर कोई असर नहीं होता। जीना एक एरो लास्ट राइजर पर एम करती है। रीरेन उसे बताती है ये स्पिरिचुअल फ्लेम एरो है जो हिट और मैजिक को अब्सॉर्ब करके उस चीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करती है। हमारे पास यही एक एरो है, इसलिए मिस मत करना। जीना बोली समझ गई। जीना एरो को लास्ट राइजर पर एम करती है जो धुएं में दिख नहीं रहा होता। धुआं साफ होने पे वो एरो लॉन्च कर देती है जो लास्ट राइजर के बैरियर को तोड़ के उसके सर पे लगता है। एरो अपना काम करता है, वहां का पूरा धुआं और फायर एब्जॉर्ब करता है और एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के वजह से बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसमें लास्ट राइजर के बॉडी के अलग अलग टुकड़े होते हैं।
काय उसके पास आता है, तब बालमुन बोला सावधान रहो, हम नहीं जानते आगे क्या होगा। तब लास्ट राइजर कुछ बोलने लगती है, जिसके वजह से वहां पर बड़ा पोर्टल ओपन होता है। काय इसे देख के बोला वर्ल्ड फिर से रियनकार्नेट हो रहा है। उसे आसपास के लोग गायब होते हुए नजर आते हैं। तभी लास्ट राइजर अपनी आंखें खोल के बोली अब हम वर्ल्ड रियनकार्नेशन को सेकंड लेवल पर शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लास्ट राइजर स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो को ओवरराइड करती है, जिससे वहां पर एक और कोड होल्डर आती है और लास्ट राइजर सिड में बदल जाता है। दूसरी तरफ फैंग किंग राथी बोली सिड तुम्हारी गलती ने हमारी किस्मत बदल दी, चाहे ये दुनिया टुकड़ों में बच जाए पर मैं ध्यान रखूंगी कि मिथिकल बीस्ट को कुछ ना हो। काय को लास्ट राइजर पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने सिड का रूप लिया होता है। काय लास्ट राइजर पर हमला करता है, रीने भी लास्ट राइजर पर हमला कर देती है। तभी लास्ट राइजर रीने को पकड़ता है और उसे पोर्टल में भेज देता है। ये देख के काय को और गुस्सा आता है, वो हमला करता है पर लास्ट राइजर उसे दूर फेंक देता है। काय लास्ट राइजर पर हमला करता है, जिससे वहां पर पोर्टल ओपन होता है। इधर रीने चैन से बंधी हुई होती है। रीने को अपनी पुरानी बातें याद आती है। तब वो बोलती है सब ने मुझसे नफरत की, मेरा मजाक उड़ाया, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं था, पर जब से मैं काय से मिली हूं तब से मैं बदल गई हूं। मैं हमेशा काय के साथ रहना चाहती हूं। ऐसा बोल के वो अपनी कैद से छूट जाती है। लास्ट राइजर काय पर हमला करती है, जिससे काय का पोर्टल बंद हो जाता है। तभी रीने आके काय को बचा लेती है। काय रीने से पूछता है क्या तुम ठीक हो? रीने बोली हाँ, अब मैं तुम्हारा साथ देने आ गई हूँ। काय बोला लास्ट राइजर तुमने सिड की पावर कॉपी की है पर उसकी विल मेरे पास है। ऐसा बोल के एक गन फायर करके लास्ट राइजर की तलवार को तोड़ देता है और उसके पास जाके एक और बुलेट फायर करता है। लास्ट राइजर काय के हथियार को दूर फेंक देती है और काय पर हमला कर देती है। तब काय उसके हमले से बच के उसके पीछे जाता है और अपनी ताकत को जमा करके उसे जोरदार धक्का मारता है। तब रीने काय को उसका हथियार वापस देती है। लास्ट राइजर फिर से हमला करती है। काय अपने हथियार से उसे रोकता है। तब वो हथियार अपने रंग बदलने लगता है। लास्ट राइजर बोला किस्मत अब नहीं बदलेगी, वर्ल्ड रियनकार्नेशन ऐसे ही चलता रहेगा। ये किस्मत नहीं है, ये दुनिया किसी और के वजह से बदली है। ऐसा बोल के लास्ट राइजर पे हमला कर देता है, जिससे लास्ट राइजर के 2 टुकड़े होते हैं और वो भाप बन के उड़ जाती है। काय देखता है आसमान में पोर्टल अभी भी ओपन है। तब रीने काय से कुछ बोलती है और पोर्टल के पास जाती है, जहां बहुत बड़ा धमाका होता है। हम छोटा काय देखते हैं जो बीस्ट के बीच में से नीचे गिर रहा होता है। जैसे ही वो कोड होल्डर को पकड़ने वाला होता है, तभी उसके सामने रीने दिखती है जो उससे मदद मांग रही होती है। काय को होश आता है। रीने उससे गले लगा के बोलती है मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी, तुम 3 दिन से बेहोश थे। रीने काय से अपने दिल की बातें बताती है और बोली मुझे तुम्हारा साथ होना अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। ऐसा बोल के वो काय को किस करने वाली होती है। तभी रीरेन और जीना वहां आती है। रीने और काय को ऐसा देख के वो दोनों रीने को धक्का देके काय के पास आती है। रीने बोली तुमको भी अभी आना था। काय को लेके उन तीनों में बेहेस होती है। रीरेन बोली रीने तुम्हें काय का ऐसे फायदा नहीं उठाना चाहिए। जीना भी बोली तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने तुम पर भरोसा किया था। रीने बोली तुमने भी तो कल रात को काय का हाथ पकड़ा था काफी देर तक। रीरेन तो काय से थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं हुई। इनकी बहस ऐसे ही चलती है। दूसरे दिन सब लोग ग्रेव यार्ड में सेलेस्टियल हीरो अल्फ्रेया का स्टैचू रखते हैं। वहां पर स्पिरिट हीरो क्योको भी होती है। काय बोला मुझे लगा तुम उस धमाके में खत्म हो गई। क्योको बोली मैंने वक्त रहते अपना कोर अलग कर दिया था, इसलिए अब मैं ऐसी हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे स्पिरिट्स और मैजिक अब्सॉर्ब करने होंगे। मुझे पूरी तरह ठीक होने में 30 साल लग जाएंगे। बालमुन बोला मॉन्स्टर हमारे बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को मत भूलना। क्योको बोली अगर तुम्हें लगता है मैं अपना प्रोमिस तोड़ूंगी तो तुम छोटी और कमजोर क्योको को स्मैश कर दोगे। रिरेन सबको रोक करके बोली सुनी इंसान और स्पिरिट्स, अगर तुमने अल्फ्रेया स्टैचू को कुछ भी किया तो पूरी सेलेस्टियल जाति तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। सब लोग इसे एग्री करते हैं। क्योको बोली अभी हमारी प्रायोरिटी है लास्ट राइजर को ढूंढना और उसे हराना। काय बोला अभी एक और हीरो को हराना बाकी है, द फैंग किंग राथी। दूसरी तरफ गॉड बोलती है सेकंड लेवल का रियनकार्नेशन फेल हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ एक लास्ट राइजर की पावर यूज हुई, साथ में उस बच्ची की पावर भी जाग रही है जिसने वर्ल्ड रियनकार्नेशन की सेकंड स्टेज को रोका है। बाकी सब लोग आगे जाने की तैयारी करते हैं। तब रीने काय से बोली क्या अल्फ्रेया का स्टैचू गॉड ऑफ प्रोफेसी जैसा है? काय हाँ कहता है। इधर गॉड बोलती है वर्ल्ड रियनकार्नेशन चालू रहेगा तो देखते हैं काय और रीने तुम कैसे बार बार किस्मत को नकारते रहोगे।
गॉड का स्टैचू टूटने लगता है। काय बोला, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर मैं सिर के जैसे तुम्हें बचाता रहूंगा और इस 5 जाति के महायुद्ध को रोक दूंगा। इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है।